Okay, good evening all. Good evening. Yes, Tanvi, good evening. ये आपकी ये कौन बोल रहा है पता नहीं, म्यूट करने दो या ओके. So yes, Arindam, Bhavi Chauhan and Bhavin, Devan, good evening. Okay, anyway. So कल की और आज की पीडीएफ देखिए, आप हर्षिल जो मुझे पूछ रहे हो बार बार, इवन आपका ग्रुप में भी मैसेज आया था, तो कल अपना सिलेबस इतना ज्यादा नहीं हुआ था, दैट्स व्हाई मैंने उतना पीडीएफ शेयर नहीं किया. आज आपका काफी सिलेबस हो जाएगा, दैट इज द रीजन कल और आज की अपना सिलेबस दोनों एक साथ ही शेयर कर देंगे टेलीग्राम ग्रुप में अपना, ठीक है. ओके, सो विदाउट बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. या ओके, करेक्ट, यस. मुझे यहाँ पे चैट बॉक्स एक बार ऑन करने दो एंड GATE कौन है भाई, ये नाम भी लिख दो अपना, चंपक. ओके, मुझे सिलेबस नहीं मिला तो मैं सेंड करूंगा, प्रथम मैं सेंड कर दूंगा, नॉट अ प्रॉब्लम. ओके, एनीवे कल मुझे बताओगे कहां तक किया था हमने, एनी वन ऑफ यू, किसी को याद है लास्ट लेक्चर हम कहां तक करके आए थे? वाई द, मुझे यार मुझे खुद नहीं आ रहा था, किसी को? ओके, स्ट्रेन कम फर्स्ट, वेरी गुड वेरी गुड, स्ट्रेन कम फर्स्ट, दैट वाज द टॉपिक. यस, एनोटेशन. सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो हम कल भाभी ये टॉपिक हम डिस्कस करके आ गए थे कि आपको अगर आपको स्ट्रेस पढ़ना है, देन फर्स्ट चैप्टर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मस्ट बी लोड और यू कैन से फोर्स. पहला चैप्टर जो होना चाहिए लोड एंड इट्स इफेक्ट होने चाहिए, एंड सेकेंड उसी में आप पढ़ोगे कि कितने टाइप के लोड लग सकते हैं किसी भी बॉडी पे, और यही लोड जो होंगे वो कहीं ना कहीं जाके बॉडी पे स्ट्रेस इंट्रोड्यूस करेंगे, राइट. और इसी स्ट्रेस को हमको आगे जाके पढ़ना होगा चैप्टर वाइज. बट अगेन बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं, सॉम स्टार्ट करने से पहले जो चीजें आपको क्लियर हुई थी कि आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में स्ट्रेस पूरी बॉडी पे पढ़ना है या बॉडी के हर एक पॉइंट पे पढ़ना है, क्या लगता है आपको? यू नीड टू स्टडी द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस ऑन ए पॉइंट और ऑन एंटायर बॉडी. ओके, वेरी गुड वेरी गुड. देखो नचिकेत बोला प्लेन पे भी नहीं पढ़ना है, एक बॉडी पे पढ़ना है. नचिकेत जी एक बॉडी पे पढ़ना है, एंटायर बॉडी पे नहीं पढ़ना है. गुरुराज, ये हम कल ही डिस्कस करके आ गए थे कि इफ देयर आर द इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, इफ there are infinite number of point, then you must know what is the value of stress at each and every point. हर एक पॉइंट की वैल्यू चेक करनी आपका पर्पज है. मतलब अब अगर मैं यहां से कहने आऊं कि इफ, जस्ट अ मिनट, if I'll say this is the rectangular body, something like this, it's a problem in 3D. अगर ये 3D में प्रॉब्लम है, it's something like this, and again there are the infinite number of point, ये infinite number of point है. तो इन सारे वैल्यू पे आपको, सारे पॉइंट्स पे, या ये कहिए सारे के सारे मॉलिक्यूल्स पे, याद रखना सारे के सारे मॉलिक्यूल्स पे आपको स्ट्रेस की वैल्यू चेक करनी है, और उस सारे की सारे वैल्यू, स्ट्रेस की वैल्यू चेक करने के बाद यू नीड टू फाइंड व्हाट इज द क्रिटिकल मॉलिक्यूल. सबसे मॉलिक्यूल क्रिटिकल कौन सा है, राइट. अरिंदम, लोड आपका खत्म हो गया था, बट वो आपका पुराना बैच था. कल से हमने एक नया बैच स्टार्ट किया है. इस वीक आपका लोड टॉपिक चलेगा, नेक्स्ट वीक आपका पुराना बैच स्टार्ट होगा जो सेकंड चैप्टर था, राइट. एनीवे हम जो बाकी लोग से डिस्कस करके आ रहे थे
there are the number of molecule on this particular body and you need to check what will be the value of stress at each and every point, और आपको उसके बाद ये चेक करके लाना है कि कौन सा पॉइंट क्रिटिकल है, कौन सा पॉइंट। अगर आपने कभी किसी ने ये पढ़ा हो, आई एम वेरी श्योर कि आप सबने ये तो पढ़ा ही होगा, सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई and sigma y, and this one is tau xy, this one is tau xy, like this is the tau xy. So in so in this case ये जो आपकी कंडीशन थी, this condition, yes अगले वीक से मनीष रोज होगा, yes absolutely right. So ये जो कंडीशन है, this condition is valid for a point or it is valid for a body. एक बॉडी के लिए वैलिड होगी या एक पॉइंट के लिए वैलिड होगी, क्या लगता है आपको? गिव मी द आंसर. इट्स वैलिड फॉर ए पॉइंट और ए बॉडी. ओके, बॉडी, पॉइंट, गुरुराज, आयुष, बॉडी, पॉइंट. माय डियर, ये मैं बता दूं आपको, इट्स अ कंडीशन ऑफ ए पॉइंट. ये जब आप किसी एक पॉइंट को एनलार्ज करते हो, किसी एक पॉइंट को एनलार्ज करते हो तो जाके बनता है. एंड दिस इज द लास्ट चैप्टर. ये आपका सॉन्ग का लास्ट चैप्टर है और डिजाइन का फर्स्ट चैप्टर है. अरे अब तो मान जाओ कि आपको फाइनली जाना एक पॉइंट पे है. स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज नॉट द स्टडी ऑफ ए बॉडी entirely, it is the study of each and every point of the body. जो सोम है वो आपकी एक डिफॉर्म बॉडी है और उसके एक पॉइंट की कहानी है, ना कि आपके पूरे बॉडी की कहानी है. राइट? तो यहां से अपना लेवल बना के चलो कि फोर्स जो अप्लाई होता है, दैट फोर्स इज अप्लाई ओवर द एंटायर बॉडी. लेकिन जो आप स्ट्रेस चेक करते हो, दैट इज कैलकुलेटेड एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द बॉडी. मतलब सिंपल सी कहानी ये है कि आपके पास इनफाइनाइट पॉइंट है और इनफाइनाइट पॉइंट में सारे वैल्यू की स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, सारे पॉइंट्स की. और जो सबसे मैक्सिमम स्ट्रेस होगा, जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस होगी, सबसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस होगी, उस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस को, उस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस को आपको कैलकुलेट करके लाना है. करेक्ट? ओके. नाउ यहां से अब स्टार्ट करते हैं. अब यहां से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, लोड एंड इट्स इफेक्ट. दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, लोड एंड इट्स इफेक्ट. लोड एंड इट्स इफेक्ट, यहां से चैप्टर स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह जानने की जरूरत है कि व्हाट इज लोड. लोड होता क्या है, या पहले यह जान लें व्हाट इज फोर्स. राइट? व्हाट इज फोर्स? तो सिंपली आई कैन से कि फोर्स, I just want to know, Neet, Gururaj and Ayush, everything is okay na? Everything okay or not? Gururaj, audio, video? Okay, very good, great. Yes, Devan, great. Okay, force, it is any external factor, any external, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू स्टडी लोड. पहले मैं लोड स्टडी करता हूं, फिर धीरे धीरे उस पर फोर्स पे आते हैं. करेक्ट? लोड, एनी एक्सटर्नल फोर्स और कपल, एनी एक्सटर्नल फोर्स और कपल दैट इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, दैट इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, अप्लाइड ऑन बॉडी ड्यूरिंग इट्स फंक्शनैलिटी, during its functionality.
मतलब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या फिर कपल जो आपकी बॉडी पे लग सकता है ड्यूरिंग इट्स फंक्शनलिटी। एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं, बिली बिली वैटसन। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है मौलिक, सबको छा गया है, हमको तो ओके। सो यहां पे अगर मैं सिंपल बात करने आ रहा हूं कि आपका लोड क्या है, कि अगर इस पेन का काम लिखना बना हुआ है तो इसको लिखते टाइम जो भी टाइप का फोर्स अप्लाई हो रहा है या कपल अप्लाई हो रहा है, दैट इज सिंपली नॉन एज लोड। तो अभी तक आप क्या पढ़ के आए होंगे, अभी तक आप पढ़ के आए होंगे कि फोर्स और लोड एक ही है, जागते रहना। अभी तक आप ये पढ़ के आए हो कि सर फोर्स और लोड एक ही है, बट माय क्वेश्चन इज दिस, व्हेन यू विल स्टार्ट योर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो आपका फोर्स और लोड एक नहीं है, दोनों अलग हैं। जैसे अगर मैं कहने आऊं फोर्स यहां पे दो टाइप के होते हैं। देखिए यहां पे आपको मैंने कहा कि आप सॉम में फोर्स नहीं पढ़ोगे, आप सॉम में लोड पढ़ोगे। आपको सॉम में पढ़ना लोड होगा, फोर्स नहीं पढ़ना होगा। तो आपके साइड से क्वेश्चन आने लगा कि सर इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इफ वी नीड टू स्टडी द लोड, तो आप ये बताइए फोर्स और लोड में डिफरेंस क्या है। ओके बिली वॉटसन, हाफ बैच जो आपका बचा हुआ है वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा, फिर से मंडे से, ठीक है, क्योंकि इस वीक आपका नया बैच चल रहा है, पहले आपको बताया हूं। सो अब यहां पे फोर्स जो होते हैं माय डियर, दीज फोर्स आर टू टाइप, वन इज नॉन एज बॉडी फोर्स। फर्स्ट जो आपका है दैट इज योर बॉडी फोर्स, एक आपका होता है बॉडी फोर्स, एंड सेकंड इज नॉन एज सरफेस फोर्स। सेकंड इज नॉन एज सरफेस फोर्स, second is known as surface force, right? Okay, yes absolutely Billy Watson, surface force means body force क्या है, these body force are distributed over the entire volume। ये जो body force होते हैं ये distributed होते हैं over entire volume पे distribute होते हैं, and these surface force are distributed over the entire distributed over the entire surface। सरफेस कह सकते हो आप लाइन कह सकते हो, या आप एक पॉइंट पे भी बोल सकते हो। ये सारे के सारे सरफेस फोर्स होते हैं। मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, इफ यू आर सिटिंग ऑन द चेयर, देन जो चेयर का वेट है फॉर द चेयर, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर वॉल्यूम ऑफ द सरफेस, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। तो वेट ऑफ द चेयर फॉर द चेयर इज द एग्जांपल ऑफ बॉडी फोर्स, क्योंकि वो पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। बट यू आर सिटिंग और यू सिट ऑन द चेयर, दैट जस्ट अ सरफेस, सो सिट ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी, तो यू आर गोइंग टू अप्लाई द सरफेस फोर्स ऑन द बॉडी। आप जो कर रहे हो आप सरफेस फोर्स अप्लाई करते हो, एंड सरफेस फोर्स इज सिंपली नॉन एज लोड। आप सिर्फ सरफेस फोर्स को ही लोड बोलते हो, ओनली सरफेस फोर्स आर नॉन एज लोड। जितने भी सरफेस फोर्स होते हैं वही लोड होंगे। इन द टॉपिक ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, बॉडी फोर्स विल नेवर बी कंसीडर्ड एज अ लोड। बॉडी फोर्स कभी भी लोड कंसीडर नहीं होंगे, ओनली सरफेस फोर्स विल बी कंसीडर्ड एज लोड, बॉडी फोर्स विल नेवर कंसीडर्ड एज अ लोड। सो यहां से एक लाइन तो क्लियर हो चुकी है कि माय डियर ऑल द लोड आर फोर्स, सारे के सारे लोड फोर्स हैं, बट ऑल द फोर्स आर नॉट लोड। सारे लोड फोर्स हैं बट सारे फोर्स लोड नहीं है। सिर्फ वही फोर्स लोड होंगे जो किसी बॉडी के सरफेस पे अप्लाई होंगे। इफ द फोर्स अप्लाई ऑन द बॉडी ओवर द एंटायर वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, देन दैट फोर्स विल नेवर कंसीडर्ड इन द कैलकुलेशन। वो फोर्स कभी कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं होगा। एक एग्जांपल देके समझाता हूं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं माय डियर यहां पे, और आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा लाइक दिस। एक छोटा सा यहां पे बच्चा है, ये न्यू ब्रांच है सर, क्योंकि ये सब तो कंप्लीट हो गया है। मौलिक ये न्यू ब्रांच नहीं है, ये नया बैच है। हाँ यस, ये नया बैच ही है, यस नया बैच है, यहां से स्टार्ट हुआ है, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। वो आपको अगर ज्वाइन करना है तो नेक्स्ट वीक से करना मौलिक। ओके, अभी आपका मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है। So if you are sitting on the chair, on the bench, आप एक बेंच पे बैठे हुए हो, तो जस्ट आई वांट टू आस्क फॉर द बेंच, अगर आपको बेंच डिजाइन करनी पड़ जाए, देन व्हाट इज द वेट ऑफ द बेंच? वेट ऑफ द बेंच क्या होगा?
फॉर द बेंच, वेट ऑफ द बेंच क्या होगा? इट्स अ बॉडी फोर्स और इट्स अ सरफेस फोर्स। कौन सा फोर्स होगा? क्या लगता है आपको? बेंच डिजाइन करनी है और बेंच का वेट है। यस ने आंसर दिया, वेरी गुड। यस, एनीवन एल्स? ओके, कवि ने आंसर दिया, एब्सोल्युटली राइट। यस, सो आई से देवन, देवन गलत आंसर है, बाकी सबका सही है, सिर्फ देवन का गलत आंसर है। देवन, इट्स नॉट सरफेस फोर्स यार, बेंच का वेट पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। So you can say weight of the bench is always considered as the body force and that will be never considered as a load. इसको आप कभी लोड नहीं कहोगे। So in this case, और अगर इसको और एक लेवल पे लेके जाता हूं, weight of चंपक, ये जो यहां पे चंपक बैठा हुआ है, इसका अगर वेट की बात करते हो तो दिस इज बॉडी फोर्स और सरफेस फोर्स। अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक सरफेस पे लगा हुआ है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ सरफेस फोर्स एंड ऑल द सरफेस फोर्स आर कंसीडर्ड एज अ लोड। सारे सरफेस फोर्स लोड कंसीडर होंगे। मतलब अगर आपको बेंच डिजाइन करनी है, अगर आपको बेंच डिजाइन करनी है, देन द वेट ऑफ चंपक विल ऑलवेज कंसीडर्ड एज अ लोड। आप कभी सोचोगे ही नहीं कि बेंच का भी अपना वेट है। मतलब आप ये मान के चल रहे हो बेंच अपने वेट से कभी 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 फेल नहीं होगी, कभी फेल नहीं होगी। सिंपल है आपका। तो आप भूल ही जाओगे कि बेंच का कोई भी वेट है। अब आपको देखो सिंपल एक आपको सीरीज में बताता हूं। यू आर सिटिंग ऑन द थर्ड फ्लोर, you are on the third floor। आप थर्ड फ्लोर पे हो एंड यू सिट ऑन द चेयर। आप चेयर पे अभी बैठे हुए हो। अब चेयर के लिए आपका वेट लोड है, योर वेट इज लोड, और चेयर वेट इज लोड। वेरी गुड, वेरी गुड। मेरा वेट लोड है, एब्सोल्युटली राइट। माई वेट इज द लोड फॉर द चेयर, एब्सोल्युटली राइट। अब इसको क्या करते हैं, अब आपको डिजाइन करना है क्या? यू हैव टू डिजाइन द फ्लोर। अब आपको फ्लोर डिजाइन करना है, तो फ्लोर पे चेयर भी आ चुकी है सरफेस में, एंड आप भी आ चुके हो सरफेस पे। सो फॉर द फ्लोर, वेट ऑफ द फ्लोर is the body force that will never considered as a load, but weight of the chair and your weight will be considered as a surface force. You have to consider the weight of chair and your weight। आपको ये दो वेट कंसीडर करने पड़ेंगे, देन दीज टू वेट विल बी कंसीडर्ड एज सरफेस फोर्स। ये लोड होंगे। ओके, और नीचे आओ, अर्थ के लिए बात करते हैं। यू मूव ऑन द अर्थ। अर्थ का वेट फॉर द अर्थ इज द बॉडी फोर्स और सरफेस फोर्स। Weight of earth for the earth is the body force or surface force। Very good, Bhavi, absolutely right, great। Okay, it's a body force, and your weight is body force on the earth or surface force on the earth। Very good, surface force on the earth, surface force on the earth, and that is the reason you are the load on earth। धरती पे बोझ हो, नहीं समझ रहे, नहीं आ रहा। वी ऑल आर द लोड ऑन अर्थ, सब धरती पे बोझ है। इसलिए तो बोला जाता है, इट्स अ टेक्निकल प्रूफ, यू आर द लोड ऑन अर्थ। तो एनीवे, अब थोड़ा सा सॉम पे आ जाते हैं, और सॉम का एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे। एक यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं सॉम का, कि ओके धरती पे बोझ बढ़ रहा है। यस, एब्सोल्युटली राइट। यस, सो यहां से अब आपको मैं डिजाइन करने देता हूं फॉर साफ्ट। आपको साफ्ट डिजाइन करनी है, जरा जाग के आंसर देना। आई एम गोइंग टू डिजाइन अ साफ्ट लाइक दिस वन, this one is the bearing, and this is the shaft। this is a pulley। जाग के बैठना चंपक। and weight of the pulley is W। now what you have to do, आपको shaft डिजाइन करनी है। then for the shaft, what is the weight of shaft? what is weight of shaft? weight of shaft is a surface force or body force? absolutely surface body force, and body force will never considered as a load। ये कभी लोड नहीं होगा, ये कभी लोड नहीं होगा। but again तो इस पे लोड क्या होगा? weight of the pulley
weight of the pulley, that is W, that will be considered as a surface force. इसको आप surface force कहोगे, and this surface force will be known as load. मतलब अगर आपको शाफ्ट डिजाइन करनी है तो आपको सिर्फ वेट पुली का लेना है, शाफ्ट के बारे में कभी नहीं सोचना है. और आप अगर किसी ने मशीन डिजाइन पढ़ा हो, मुझसे पहले अगर सर ने मशीन डिजाइन कराया था, अगर आप में से किसी ने मशीन डिजाइन पढ़ा हो तो आप याद करके देखो, किसी ने भी, आप में से किसी ने भी शाफ्ट डिजाइन करते टाइम कभी ये पूछा था व्हाट इज द वेट ऑफ शाफ्ट? यू नेवर थिंक अबाउट दैट. क्यों? क्योंकि आप मानते हो, मतलब मानते क्या हो, दिस इज द रियलिटी. Weight of the shaft is distributed over the entire volume of the shaft. When you are going to design the shaft, then this will be considered as body force. This will never considered as a load. हमेशा आपको टेंशन रहेगी किसकी? What is the weight of pulley? बट अगेन बच्चा यहां नहीं रुका, बच्चा यहां पे नहीं रुका, उसने फिर से एक नया क्वेश्चन पूछा. क्या? फॉर पुली. फॉर पुली मतलब अब आपको पुली डिजाइन करनी है. Then what is the weight of pulley? What is weight of pulley? It's a body force. ये तो पूरी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूटेड है. This is body force. This will be considered as a load or not? This is will be considered as a load. This will never considered as a load. ये कभी लोड कंसीडर नहीं होगा. ये कभी लोड कंसीडर नहीं होगा. करेक्ट? ओके. नाउ अब ये बताओ तो फिर पुली पे लोड क्या होगा? What is the load for the pulley? You have to design the pulley, and what load you need to consider. Very good. Yes, great. Manish. Okay. Anyone else? Okay. Tirth. Very good. Okay. Tanvi. Great. आयुष, W तो वेट भाई पुली का है. W is the weight of pulley. ये तो पुली का अपना वेट है, तो ये कैसे लोड हो जाएगा? It's not a load. एनीवन, किसी के माइंड में ऐसा क्वेश्चन? देखिए जब मैं आपको मतलब नॉर्मली क्लासेस में पढ़ा रहा होता हूँ, यू आर मतलब आप लोग सही में क्रीम हो, नहीं तो अब तक तो आधों का आंसर ये आ जाता है. व्हाट इज द लोड फॉर द पुली? वेट ऑफ द शाफ्ट. मतलब पुली के लिए शाफ्ट का वेट लोड हो जाएगा और शाफ्ट के लिए पुली का वेट लोड हो जाएगा. आधे से ज्यादा का आंसर ये आता है कि वेट ऑफ द पुली इज द लोड फॉर द शाफ्ट एंड वेट ऑफ द शाफ्ट इज द लोड फॉर द पुली. मतलब क्या आंसर देते हैं? यू कांट इमेजिन कि मतलब पुली शाफ्ट पे है, शाफ्ट पुली पे है. आप सिंपल सा एग्जांपल मुझे कहने आ रहे हो कि पानी नाव में, नाव पानी में है. अरे भाई, पुली इज ऑलवेज माउंटेड ऑन द शाफ्ट एंड शाफ्ट इज नेवर माउंटेड ऑन द पुली. दैट इज द रीजन weight of the pulley is load on the shaft and weight of the shaft is never load on the pulley. शाफ्ट का वेट कभी पुली के लिए नहीं होगा. तो इसके लिए अब होगा क्या लोड? यहां से अभी क्वेश्चन this is the cross section of the shaft and this is the cross section of the pulley. And if you will see the welt, अगर welt देखने आओगे तो this welt is T1 and this welt is T2. T1 and T2. तो अब बताओ पुली के लिए लोड क्या होगा? माय डियर, पुली के लिए लोड T1 and T2 होगा. ये जो टेंशन है, दिस इज द लोड फॉर द पुली. दिस वन इज द लोड फॉर द पुली. ये आपका लोड है पुली का. करेक्ट? तो इस तरह से सबसे पहले हमको ये डिसाइड करना है कि हमारे लिए कौन सा वेट होगा. विच लोड यू हैव टू कंसीडर्ड इन द सॉम, विच लोड यू हैव टू नेग्लेक्ट इन द सॉम. अच्छा, यहां से एक क्वेश्चन और है. आप मुझे ये कहना चाह रहे हो इस सब एक्सप्लेनेशन से कि आप कभी बॉडी फोर्स को आप कभी सेल्फ वेट कह सकते हो. बॉडी फोर्स अल्टीमेटली इज द एग्जांपल ऑफ सेल्फ वेट, एंड यू आर नेग्लेक्टिंग दिस वेट. आप इस वेट को नेग्लेक्ट कर रहे हो. यू आर नेग्लेक्टिंग दिस वेट. इट मीन्स यू वांट टू से, मतलब आप तो क्या कह रहे हो, मैं ही कह रहा हूं. आई वांट टू से कि ड्यू टू बॉडी फोर्स योर बॉडी विल नेवर फेल. क्या मैं सही स्टेटमेंट कर रहा हूं? अगर आपने नेग्लेक्ट कर दिया तो इसका मतलब आप ये मान रहे हो बॉडी फोर्स की वजह से कभी कोई बॉडी फेल नहीं होगी. एम आई राइट? यस, देवन ने आंसर भी दे दिया. यस सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट. ओके, एनीवन एल्स? तन्वी ने आंसर दिया यस. तो आई जस्ट वांट टू आस्क फ्रॉम योर साइड कि जो मैंने ये कहा कि बॉडी फोर्स से कभी बॉडी फेल नहीं हो सकती, क्या ये स्टेटमेंट सही है? इज माय स्टेटमेंट राइट और रॉन्ग?
वेरी गुड, नचिकेत ने आंसर दिया नहीं, सही नहीं है। बॉडी फोर्स से कभी भी बॉडी फेल हो सकती है। देखिए एक पॉइंट और मैं आपको बता देता हूं, इस कुछ बेसिक पॉइंट हैं, उनको सॉम स्टार्ट करने से पहले दिमाग में बिठा लो। फेलियर का मतलब यह नहीं होता कि बॉडी टूट जाए। अगर बॉडी में किसी फोर्स ने 1% डिफॉर्मेशन, इवन 0.1% डिफॉर्मेशन भी प्रोड्यूस कर दी माय डियर, तो आप ये मान के चलो वो फोर्स, वो फैक्टर बॉडी को फेलियर की तरफ लेके जा रहा है, फेलियर की तरफ लेके जा रहा है। तो इस पॉइंट से आप ये कह सकते हो कि अगर कोई भी बॉडी, मतलब इफ यू आर हैंगिंग, if you are hanging from a deformed body like this, if you are hanging from the deformed body like this, and if you are able to at least 1% of the deformation in the body, अगर 1%, 0.1% भी अगर आप डिफॉर्मेशन करने जा रहे हो, तो मतलब इस बॉडी को फेलियर की तरफ लेके जा रहे हो। बट ये जो आपका कह रहा है कि नेग्लिजिबल और नेग्लेक्ट, कि आप बॉडी फोर्स को, आप सेल्फ वेट को नेग्लेक्ट कर दो, आप बॉडी फोर्स को या सेल्फ वेट को नेग्लेक्ट कर दो, तो इसका मतलब यह है आपका कि आप ये कह के आ रहे हो, आप ये कह के आ रहे हो बॉडी फोर्स या सेल्फ वेट को नेग्लेक्ट करने के बाद, आपका मतलब कहने का यह है कि बॉडी फोर्स तो फेल कर ही नहीं रही है, बट आप रियलिटी कह रहे हो कि ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ द बॉडी योर बॉडी में डिफॉर्म, आपकी बॉडी डिफॉर्म हो सकती है। और भाई डिफॉर्म हो सकती है तो फेलियर की तरफ आपकी बॉडी जा रही है, फेलियर की तरफ बॉडी जा रही है। लेकिन एक आपकी लाइन ये भी बोल रही है कि एंटायर सॉन्ग में इस लोड को कभी आपको पढ़ना ही नहीं है। आपको नहीं लग रहा दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है? एक स्टेटमेंट बोल रहा है कि सेल्फ वेट बॉडी को फेल करता है, और दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि सेल्फ वेट को आपको पढ़ना ही नहीं है। When this type of force are going to produce, are going to induce the deformation in the body, then my question is this: why you are going to neglect this force? क्यों नेग्लेक्ट पढ़ रहे हो? पूरे सॉन्ग में हम इसको नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। आप मुझे आंसर दो, क्यों नहीं पढ़ रहे हो? दिस इज द फर्स्ट assumption of सॉन्ग। Why you are going to neglect this force? Even it is going to help to fail the body. Anyone of you? क्यों नहीं पढ़ रहे हो? सौम्या, सौम्या क्यों नहीं पढ़ रहे हो? अगर एक लाइन भी आप लिख दोगे, आई विल गेट कि हाँ सर आपका आ गया आंसर। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड मनीष। यार मनीष और यस दोनों तुम पहले लेक्चर सुन चुके हो पहली बार। रीजन इज दिस कि अगर आप इसको, सौम्या क्वेश्चन ये है सिंपल मेरा कि आपने सिंपल सी लाइन ये कही कि सेल्फ वेट ऑफ द बॉडी इज गोइंग टू प्रोड्यूस द डिफॉर्मेशन इन द बॉडी, और दूसरी लाइन ये कही कि आपको सेल्फ वेट पढ़ना ही नहीं है। मतलब जो बॉडी को फेल कर रहा है आप उसको कह रहे हो कि मुझे सौम्या उसको पढ़ना ही नहीं है। व्हाट इज द रीजन? ये क्वेश्चन है मेरा। What is the reason why you are not going to include the self weight of the body in the calculation of the strength of material? हर्षिल ने आंसर दिया, वेरी गुड, और थोड़ा सा दूर हो आंसर से। Because it is strength of material is based on some assumption. Some based नचिकेत, इट्स नॉट लाइक दिस। अब मैं आपको करेक्ट आंसर दे देता हूं। देखिए सॉम जो है, सॉम कुछ 5 बेसिक एजम्पशन पे बना हुआ है, 5 बेसिक एजम्पशन पे बना हुआ है जो रियलिटी में होती हैं लेकिन आप नेग्लेक्ट कर दोगे। उसमें से पहली एजम्पशन यही है, यू विल नेवर कंसीडर बॉडी फोर्स। आप कभी बॉडी फोर्स को कंसीडर करोगे ही नहीं। बट अगेन आपको यह पता है ये फेल करेगा। अब मैं आपको बताता हूं क्यों कंसीडर नहीं करोगे। रीजन, अगर मैं यहां से आपको कहने आऊं माय डियर कि अगर आप बॉडी फोर्स को कंसीडर करने लगे तो पूरा सॉम इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि अगले 8 सेमेस्टर आपको सॉम ही पढ़ना पड़ेगा। 8 सेमेस्टर में सॉम पढ़ोगे तब जाके सॉम पूरा होगा। दैट इज द रीजन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपको यह बोलता है कि जो कॉन्सेप्चुअली चीजें प्रॉब्लम को कॉम्प्लेक्स कर रही हैं, जो भी कॉन्सेप्चुअल चीजें प्रॉब्लम को कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स कर रही हैं, उनको वहीं पे छोड़ दो।
उनको वहीं पे छोड़ दो, और जो आसानी से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ, देन कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस कंसीडरिंग दीज फैक्टर। इन फैक्टर को कंसीडर करके सॉम में जो भी आपको कैलकुलेट करना हो वो कर लो। पहला पॉइंट। सेकंड, नहीं, इट्स अ सेकंड क्लास घनश्याम, इट्स अ सेकंड क्लास। एंड सेकंड पॉइंट ये है कि जब आप पूरा डिजाइन कर लो, जब आप पूरा, मतलब सिंपल है, जो भी रास्ते में आपको रोके, जो भी रास्ते में आपको रोके उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ। जिंदगी किसी के लिए रुकती नहीं बॉस, सिंपल सी कहानी है। उसको छोड़ के जिंदगी में आगे बढ़ जाओ और कंप्लीट सॉम का डिजाइन कर लो। और जब लास्ट पॉइंट पे डिजाइन पे पहुंच जाओ, जब लास्ट में डिजाइन पे पहुंच जाओ, उस टाइम पे याद रखो कि देयर आर द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो मुझे रास्ते में आके रोक रही थी। अगर ये प्रॉब्लम्स होते तो रिजल्ट और भी कॉम्प्लिकेटेड होता, रिजल्ट और भी डेंजरस होता। तब उस पॉइंट पे जाके कंसीडर करो। वो किसी ने बोला है कि लास्ट में जाके उन लोगों को जरूर याद रखना। फर्स्ट क्लास नहीं है सौम्या, सौम्या सेकंड क्लास है, इट्स अ सेकंड क्लास, राइट। तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, कल का बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया था, ठीक है सौम्या, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लोड ही है। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर और ज्यादा कुछ नहीं है। ओके, तो यहां पे हम ये कह के आ रहे थे कि जब लास्ट लेक्चर में पहुंच जाओ, जब पूरा डिजाइन कर लो, उस पॉइंट पे याद रखो कि कुछ चीजें ऐसी थी जिनको रास्ते में छोड़ आए थे। अगर वो चीजें होती तो रिजल्ट आपका डेंजरस होता। और उसको कंसीडर करते हुए मान लो कि आपकी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन से, आपकी आपकी 9 बजे क्लास होती है, आपकी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन से जितना भी स्ट्रेस आया एट द टाइम ऑफ डिजाइन, अगर ये सारे फैक्टर इंक्लूड होते तो इफेक्ट और भी डेंजरस होता। एंड आई एम सिंपली टॉकिंग अबाउट फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों ली जाती है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसलिए ली जाती है कि आप उन फैक्टर को छोड़ देते हो जिन फैक्टर को कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, और अगर वो फैक्टर इंक्लूड हो गए तो आपकी प्रॉब्लम और भी ज्यादा डिफिकल्ट बन जाएगी। दैट इज द रीजन जितने भी रास्ते में आए उनको छोड़ते चले जाओ। और वो यहां पे एजम्पशन में लगा दूंगा कि ये रास्ते में आएंगे, इनको आप छोड़ दोगे, कभी मानोगे नहीं ये लोड होते हैं। एंड व्हेन टाइम विल कम आई विल डिस्कस इफेक्ट ऑफ ईच एंड एवरीवन, कि अगर मानो आपकी दुनिया में ये इंक्लूड हो जाए तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए, आपकी दुनिया में सेल्फ वेट इंक्लूड हो जाए, आई प्रूव आफ्टर 2 लेक्चर, तो आपकी सॉम पढ़ने के लिए आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। आप 8 सेमेस्टर सॉम पढ़ोगे तब भी आपसे सॉम पूरा नहीं हो पाएगा। दूसरा जो एग्जाम्पशन कहूंगा मैं कि योर डायनेमिक लोड विल नेवर कंसीडर, मतलब आप मानोगे डायनेमिक लोड कभी होते ही नहीं है। इस बात को भी प्रूव कराऊंगा कि अगर डायनेमिक लोड आपने गलती से कंसीडर कर लिए तो आपकी लाइफ फिर से बर्बाद हो जाएगी। दैट इज द रीजन इन सब चीजों को छोड़ के हमको जाना है। और जब लास्ट पॉइंट पे डिजाइन कर लोगे, तो वो किसी ने बोला है कि लास्ट पॉइंट पे जितने छोड़ना हो छोड़ के चले जाना, लेकिन आखिर में याद रखना, नाम भूल जाना लेकिन चेहरा याद रखना, राइट ना। तब जाके लास्ट पॉइंट पे आपको याद आएगा कि कुछ चीजें हैं जो रास्ते में छोड़ आए हैं, अगर वो होते तो इफेक्ट और भी डेंजरस होता। दैट इज द रीजन कंसीडर सम फैक्टर ऑफ सेफ्टी, कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर करो। तो इसके लिए आप मानोगे नहीं, हर्षिल थैंक यू, आप मानोगे नहीं कि आपका बॉडी फोर्स है। इसलिए आपका जो बेसिक सॉम है वो बेसिक सॉम कुछ एजम्पशन पे बना हुआ है, कुछ एजम्पशन पे बना हुआ है। व्हाट आर दीज बेसिक एजम्पशन बिफोर स्टार्टिंग द सॉम? वो बेसिक एजम्पशन क्या है? No, 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 Tanvi, it's not like this. डायनेमिक लोड का मतलब अलग है। थोड़ा सा मुझे टाइम दो, थोड़ा सा टाइम दो, आई विल एक्सप्लेन। जितने मतलब वर्ड निकल रहे हैं, जितने आपके माइंड में डाउट हैं, मुझे डायनेमिक का मतलब पता है एब्सोल्युटली नचिकेत, कि डायनेमिक किस डेट और कौन से टाइम पे आएगा। तो आप थोड़ा सा मुझे टाइम दो। इवन जो मैंने कहा है कि बॉडी फोर्स डिफाइन करूंगा, कि बॉडी फोर्स हुआ तो आपकी जिंदगी कैसे बर्बाद हो जाती, वो एग्जैक्टली डिफाइन होना है। डायनेमिक का भी मैं डिफाइन करूंगा कि डायनेमिक का इफेक्ट एज कंपेयर टू स्टैटिक इफेक्ट डेंजरस होता है, बट सही टाइम का इंतजार करो, राइट ना। वो किसी ने बोला ही है कि समय से पहले और तकदीर से ज्यादा मिल जाए ना, जिंदगी जीने में फिर मजा नहीं आता। तो सही समय आने दो, कम बैक। तो योर एंटायर सॉन्ग इज बेस्ड ऑन सम एजम्पशन, कुछ एजम्पशन पे बना हुआ है। और सबसे पहला एजम्पशन ये है बॉडी फोर्स,
पता नहीं कौन बोल रहा है ओके सर, जस्ट अ मिनट। सौम्या बच्चा, ये डायनेमिक का इफेक्ट है, डायनेमिक मुझे आने तो दो, फटिक लोड भी मैं बताऊंगा सबको। नहीं नहीं, फटिक लोड बताया नहीं अभी। पहला एजम्पशन है बॉडी फोर्स आर नेग्लेक्टेड, दिस इज योर फर्स्ट एजम्पशन। सेकेंड, ओनली स्टैटिक लोड, ओनली स्टैटिक लोड आर कंसीडर, मतलब अभी मान के चलो सौम्या कि मैं आपका सॉम बना रहा हूं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बना रहा हूं, सॉम मैंने स्टार्ट नहीं किया एक्चुअल में, अभी ऑलमोस्ट 2 घंटे हो चुके हैं, 2.5 आवर हो चुके हैं, सॉम अभी मैं बिल्कुल स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, जस्ट बेस लेके जा रहा हूं, क्या चीजें जिंदगी में लेके चलनी है, क्या चीजें लाइफ में छोड़ के चलनी है, सॉम को एग्जैक्टली मैं फील करा दूंगा। सॉम इज प्योरली रिलेटेड टू योर लाइफ। आप यकीन मानो, जो कभी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाते हो, ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आपको मैं फील करा दूंगा, ये आपकी लाइफ का डायग्राम है, आपको लाइफ में ऐसा डायग्राम बनता नजर आएगा, बट आई एम वेरी श्योर आप इसको फील ही नहीं करना चाहते। वो यूटीएम मशीन पे जाके देख लेते और कहानी खत्म हो गई, हमारी भी कहानी खत्म, तुम्हारी भी खत्म, बट एग्जैक्टली ये पूरी लाइफ की कहानी है आपकी। ओके करेक्ट, ये अभी टाइम है, राइट ना सौम्या, टाइम है, तो आप मानोगे ओनली स्टैटिक लोड आर अप्लाइड, आप ये मानोगे सिर्फ स्टैटिक लोड अप्लाइड होते हैं। थर्ड पॉइंट, होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल, आइसोट्रोपिक मटेरियल एंड फोर्थ वन, प्रिज्मेटिक क्रॉस सेक्शन एरिया, प्रिज्मेटिक क्रॉस सेक्शन एरिया एंड फिफ्थ वन, मटेरियल ओवे हुक्स लॉ, हुक्स लॉ, दीज आर द 5 बेसिक एजम्पशन ऑफ सॉम। अब आपको इस पॉइंट से माय डियर, अब आपको इस पॉइंट से आपके माइंड में न जाने कितने क्वेश्चन चल रहे होंगे। अब अगर मैं कहने आऊं कि ये जो पॉइंट आपने पढ़े हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, रियलिटी चीजें इस दुनिया से पूरी अलग होती हैं, लेकिन आपको सॉम अगर पढ़ना है तो ये सारी चीजें अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी पड़ेंगी, कि मुझे ये मानना पड़ेगा कि ड्यू टू बॉडी फोर्स कभी बॉडी फेल हो ही नहीं सकती। मतलब आप ये मानोगे कि ड्यू टू बॉडी फोर्स योर बॉडी विल नेवर डिफॉर्म, जबकि रियलिटी इससे कहीं अलग है। अब आप दूसरा, आप ये कहोगे ओनली स्टैटिक लोड आर अप्लाइड, सिर्फ स्टैटिक लोड अप्लाई होते हैं, जबकि रियलिटी एज ए मैकेनिकल इंजीनियर रियलिटी कुछ अलग ही होती है, हमेशा डायनेमिक लोड होंगे। तो आप ये बताओ, या तो डायनेमिक का इफेक्ट कोई है ही नहीं कुछ, और अगर है तो आप मेरे पीछे पड़ जाओ, सर आप नेग्लेक्ट क्यों कर रहे हो उसको। थर्ड, होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल, पहला क्वेश्चन तो यही आ रहा होगा, व्हाट इज होमोजीनियस मटेरियल एंड व्हाट इज आइसोट्रोपिक मटेरियल। दूसरा क्वेश्चन, जब ऐसा होता ही नहीं तो आप एज्यूम क्यों कर रहे हो। नेक्स्ट, प्रिज्मेटिक क्रॉस सेक्शन एरिया, प्रिज्मेटिक का मतलब है ओवर द लेंथ ऑफ द मेंबर, ओवर द लेंथ ऑफ द मेंबर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द एंटायर मेंबर इज कांस्टेंट। क्यों भाई, क्या आपका मेंबर ऐसे नहीं हो सकता क्या आपका मेंबर ऐसे नहीं हो सकता, लाइक दिस हो सकता है, क्या आपका मेंबर ऐसे नहीं हो सकता, हो सकता है, तो क्या स्टडी नहीं करने, तो आप मान जाओ ये स्टडी करने हैं, बट दिस मस्ट बी स्टडी बाय एज्यूमिंग कि देयर इज द कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन एरिया ओवर द लेंथ ऑफ द बीम। मैं इसको एग्जैक्टली जब कभी टाइम आएगा तो आपको अभी देखने में लग रहा है इट्स अ वेरिएबल एरिया, मैं इसको प्रूव करा दूंगा इट इज द कांस्टेंट एरिया ओवर द लेंथ ऑफ द बीम। ये जो क्वेश्चन है, इट्स द प्रॉब्लम ऑफ कांस्टेंट एरिया ओवर द लेंथ ऑफ द बीम। दिमाग और नजरें साथ नहीं दे रही होंगी, आई नो, करेक्ट, आई नो, बट ये प्रूव हो जाएगा। एंड लास्ट वन, आप ये लिखोगे मटेरियल ओवर द हुक्स लॉ, सारे मटेरियल हुक्स लॉ फॉलो करेंगे। हुक्स लॉ का मतलब है सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन, ये मान के चलोगे। अब मैं आपको दोस्त थोड़ा सा रियलिटी की तरफ ले जाता हूं। रियलिटी आपकी ये कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता जो आप एजम्पशन पढ़ रहे हो, मतलब बॉडी फोर्स से हमेशा ही डिफॉर्मेशन होती है, उसको कंसीडर करना चाहिए। दूसरा, डायनेमिक लोड का इफेक्ट इज मोर डेंजरस एज कंपेयर टू स्टैटिक फोर्स, एक्चुअल में वो आपको पढ़ना चाहिए।
थर्ड वन, ज्यादातर मटेरियल एनिसोट्रॉपिक हैं, वो आपको पढ़ना चाहिए। एंड फोर्थ वन, ज्यादातर मटेरियल नॉन प्रिज्मेटिक हैं, वो भी आपको पढ़ना चाहिए। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मटेरियल, दीज आर कंपोजिट मटेरियल, सिरेमिक, पॉलीमर्स, ये तो कभी हुक्स लॉ फॉलो ही नहीं करते। और सबसे ज्यादा इवन प्लास्टिक इज नॉट गोइंग टू फॉलो द हुक्स लॉ, लेकिन फिर भी आप पूरा सॉम इस पे खत्म कर दोगे, ऑल द मटेरियल शुड ओबे द हुक्स लॉ। क्यों खत्म कर दोगे? द रीजन, अगर वो सारी अगर आप चीजें रियलिटी में लेके आ गए तो भाई सॉम पढ़ना इज नॉट पॉसिबल, पढ़ना ही नहीं है, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी आपकी, कैसे पढ़ पाओगे? दैट इज द रीजन आप क्या कह रहे हो कि ये चीजों के लिए, इन सारी चीजों के लिए जितना भी इफेक्ट डेंजरस होगा उसके लिए मैंने माय डियर फैक्टर ऑफ सेफ्टी बचा के रखी हुई है। लास्ट में कह दूंगा कि अगर ये सारे कंपोनेंट स्टैटिक की जगह डायनेमिक होता, बॉडी फोर्स फेल करता, अगर ये सारे कंपोनेंट होते तो हो सकता था एक्चुअल स्ट्रेस ज्यादा होता। दैट इज द रीजन यू आर गोइंग टू कंसीडर द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इसलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं। करेक्ट? आई एम वेरी श्योर ये सारी चीजें। अब ये कहोगे कि सर इन सबको नेग्लेक्ट क्यों कर रहे हो? माय डियर, नेग्लेक्ट सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोग सॉम पढ़ पाओ। एंड आफ्टर ये जो आपने पांचों एजम्पशन लिए, पांचों एजम्पशन ऑलमोस्ट 1.5 आवर की एक एक एजम्पशन है। इफ आई डिस्कस बॉडी फोर्स आर नेग्लेक्टेड, अगर इस एजम्पशन को डिस्कस करूंगा तो कम से कम 2 घंटे का टॉपिक है ये एक एजम्पशन। एंड आई डिस्कस, आई प्रूव इट व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ बॉडी फोर्स ऑन द डिफरेंट बॉडी। आई प्रूव इट कि अगर डायनेमिक लोड हो गया तो आपकी बॉडी कहां, आपका इफेक्ट कहां से कहां चला जाएगा, और आपकी जो सिंपल प्रॉब्लम होती थी एक लाइन की, उस प्रॉब्लम के लिए कम से कम आपको 2-3 पेज का सॉल्यूशन करना पड़ेगा। दैट इज द रीजन आप इन सारे के सारी एजम्पशन को लेके, इन सारे के सारे फैक्टर को नेग्लेक्ट करते चले जा रहे हो। ठीक है? तो व्हेन टाइम विल कम, I'll stop at that particular point, और उस पॉइंट पे आके मैं आपको वापस लेके आऊंगा कि याद करो कभी हमने लिखा था पहली एजम्पशन, बॉडी फोर्स आर नेग्लेक्टेड। और अब वो टाइम आ गया है कि जब मैं ये आपको बताऊं कि अगर गलती से आप बॉडी फोर्स ले लेते तो आपकी कैलकुलेशन कहां से कहां चली जाती। तो इन सारी एजम्पशन को जितने भी मेरे सवाल हैं, अगर आपको याद भी नहीं रहेगा, आई एम वेरी श्योर आपको याद भी नहीं रहेगा, तो मैं उसके लिए बैठा हूं, मैं आपको उस लेक्चर में जाके याद कराऊंगा। और 99% लोग भूल जाओगे कि मैं कौन कौन से क्वेश्चन बोलता जा रहा हूं। मुझे याद है, मैंने कल आपको एक क्वेश्चन बोला था कि एक चंपक और गजोदर एक पेड़ पे चढ़े थे, उसकी ब्रांच टूट गई थी, अगर किसी को भी याद आ रहा हो तो। और वो कौन से स्ट्रेस होंगे जिससे ब्रांच ऑफ ट्री फेल हुई। जब तक ये फीलिंग्स ना आ जाए तब तक सॉन्ग पूरा नहीं हुआ। यू आर सिटिंग ऑन द बेंच ड्यू टू योर वेट, बेंच ब्रेक। जब तक ये फीलिंग ना आ जाए उस बेंच में कौन कौन से स्ट्रेस आए होंगे so that your branch break, तब तक सॉन्ग पूरा नहीं हुआ। नचिकेत, here is absolutely wrong answer। आंसर नहीं चाहिए मुझे, दिमाग में क्वेश्चन लेके आओ, राइट? तो आप भूल जाओगे, नॉट ए प्रॉब्लम, मुझे सब याद रहेगा। कम बैक टू द क्वेश्चन। एनीवे, इन 5 एजम्पशन को मानते हुए हम सॉम स्टार्ट करते हैं। अगर यहां तक आपका, अब यहां पे पूरी की पूरा आपका बेस बन चुका है कंप्लीट, इन 5 एजम्पशन पे अपने सॉम को एज्यूम करेंगे और सॉम को स्टार्ट करेंगे, राइट? इफ टिल नाउ एवरीथिंग इज ओके तो मुझे यस कहो, हम आगे बढ़ते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है देन आस्क द क्वेश्चन। सौम्या, जो आपने पूछा है, वो आपने जो लिखा है सौम्या, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सौम्या, आपकी लाइन गलत है, ठीक है? आपने आइसोट्रोपिक को होमोजीनियस लिख दिया सौम्या। ओके, यस। नाउ सो यहां से लोड देखता हूं, जो लोड की बात चल रही थी, यहां से हम स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ लोड। टाइप ऑफ लोड, टाइप ऑफ लोड, टाइप ऑफ लोड को अगर बात करने, क्योंकि यही वो क्वेश्चन है, यही वो टाइप ऑफ लोड है जो एग्जैक्टली सॉम बनाने जा रहे हैं आपके। आपको याद है हमको लोड एंड इट्स इफेक्ट पढ़ना था इन द टर्म ऑफ स्ट्रेस, और आपका सॉम पूरा हो जाता। सो फ्रॉम हियर आई जस्ट वांट टू आस्क, हाउ मेनी टाइप ऑफ लोड कैन बी अप्लाई ऑन द बॉडी? फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन डिवाइड योर लोड बेस्ड ऑन डायरेक्शन। बेस्ड ऑन डायरेक्शन आप लोड डिसाइड कर सकते हो, और ये लोड आपके स्ट्रेस प्रोड्यूस करेंगे। यही लोड जो होंगे वो आपके स्ट्रेस प्रोड्यूस करेंगे। अगर आप बेस्ड ऑन डायरेक्शन कहने आओ तो सॉम में माय डियर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जैसा कुछ नहीं होता।
सॉम में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जैसा कुछ नहीं होता, एक लाइन होती है, इट्स समथिंग लाइक दिस, इट्स समथिंग लाइक दिस। इसको हम बोलते हैं एक्सिस। दिस इज नॉन एज एक्सिस एंड समटाइम यू कैन से इट इज नॉन एज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो सबसे मेन यही, इसी को हम रेफरेंस मानते हैं। दिस वन इज नॉन एज रेफरेंस, इसी को रेफरेंस लेके चलते हैं। तो जब डायरेक्शन की बात करते हो तो एक्सिस के रेस्पेक्ट में कितने डायरेक्शन में आप लोड लगा सकते हो, कितने डायरेक्शन में, इन हाउ मेनी डायरेक्शन यू कैन अप्लाई अबाउट द एक्सिस ऑफ द मेंबर। गिव मी द आंसर, 1 2 3 4 5 6, कितना लगता है आपको आंसर? आई एम नॉट गेटिंग द आंसर यार। ओके वेरी गुड, यस 2, तन्वी 2, नचिकेत 3, मी 2, वेरी गुड। सौम्या आपका आंसर नहीं आया, ट्राई एक्सीएल, ओके 2, सौम्या 2, मनीष 2। भाई दो ही लोड लगा सकते हो, आइदर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस और परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। अगर किसी के दिमाग में तीसरा आ रहा हो तो मुझे बताओ, आई विल एक्सप्लेन। एक्सिस के रेस्पेक्ट में दो के सिवाय कोई तीसरा लोड ही नहीं हो सकता। यू कैन अप्लाई द लोड आइदर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, या तो इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस लगा सकते हो या परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। देखो अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन बनाने आता हूं लाइक दिस, इफ I'll make the cross section of the body, if I'll make the cross section of the body, तो या तो आप कम बैक टू द क्वेश्चन, या तो आप ये लोड लगा लीजिए, दिस इज द एक्सिस, दिस लोड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस है, अप्लाई दिस लोड ऑल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस है, अप्लाई दिस लोड ऑल्सो, यार दिस इज ऑल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। अरे यार ये तीनों पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस हैं, एंड अप्लाई दिस लोड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। अच्छा ठीक है, बच्चा यहां पे आता है, बच्चा बोलता है मैं तो ये लोड लगाता हूं, इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ मेंबर। अच्छा दिस वन, दिस लोड आर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ मेंबर। बच्चे का अभी भी दिल नहीं भरा, बच्चा बोलता है मैं तो एंगल पे लगाता हूं। भाई टेक द रेजोल्यूशन ऑफ द फोर्स, then again it will be either in the direction of axis और perpendicular to direction of axis। मतलब अगर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लोड की बात करते हो then there are only two type of load, एक in the direction of axis और एक perpendicular to direction of axis। very good सौम्या, yes absolutely, yes absolutely right सौम्या। so in this case मैं ये कह सकता हूं based on direction there are two type of load, सिर्फ दो टाइप के लोड होंगे। पहला लोड कौन सा होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। अच्छा जस्ट वन पॉइंट आई वांट टू आस्क मोर, कि जो इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस होगा वो क्रॉस सेक्शन से क्या होगा, मींस परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन और इन द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस सेक्शन, और नॉर्मल टू क्रॉस सेक्शन। वेरी गुड, परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन। सो हम क्या कहते हैं सिंपल की जो इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस है या परपेंडिकुलर टू एक्सिस है, दीज टाइप ऑफ लोड आर नोन एज, दीज टाइप ऑफ लोड आर नोन एज नॉर्मल लोड, दीज टाइप ऑफ लोड आर नोन एज नॉर्मल लोड। और जो आपका परपेंडिकुलर टू एक्सिस होगा, दैट लोड विल बी पैरेलल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, वो लोड आपका पैरेलल टू क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, एंड दिस लोड विल बी नोन एज ट्रांसवर्स लोड, दिस लोड विल बी नोन एज ट्रांसवर्स लोad। These are two type of load which will be based on डायरेक्शन के बेस्ड पे दो लोड होंगे। अगेन यू कैन डिवाइड योर लोड बेस्ड ऑन टाइम ऑल्सो, बेस्ड ऑन टाइम आप लोड डिसाइड कर सकते हो, यू कैन डिसाइड योर लोड बेस्ड ऑन टाइम। तो टाइम में कितने हो सकते हैं, आइदर लोड विल चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, या यू आर एब्सोल्युटली राइट सौम्या, सही है, सही जा रहे हो सौम्या। बेस्ड ऑन टाइम देयर आर अगेन टू टाइप ऑफ लोड, या तो आपका लोड चेंज होगा या लोड चेंज नहीं होगा। इफ द लोड विल चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम देन लोड इज नोन एज स्टैटिक लोड,
and if it change with respect to time then it is load known as dynamic load. तो आप इसको क्या कहोगे? डायनेमिक लोड कहोगे. This will be known as dynamic load. This will be known as static load. Correct? And third point अगर मैं कह के आऊं, थर्ड पॉइंट अगर मैं कहने आता हूं बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सभी को याद आएगा क्योंकि ये तो 3-2 साल आप रट्टा मार के आए. बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन. व्हाट इज द लोड बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन? सिंपल. इट विल बी पॉइंट लोड, it will be point movement, it will be UDL, it will be UVL और it will be uniform distributed movement. ये सब लोड आपके बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं. वेरी गुड नचिकेत. हाँ, इसका तो रट्टा मारा है आपने. तो अगर आप इन लोड पे कमांड कर लो माय डियर, इन सारे लोड पे कमांड कर लेते हो तो आप यकीन मानो आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे कमांड कर लिया. और स्पेशली मैं आपको बता दूं, स्पेशली इन 2 लोड पे कमांड कर लो. सिर्फ इन 2 लोड पे अगर आप कमांड कर लेते हो तो आपने पूरा का पूरा सॉम डिजाइन कर लिया है. ये आप देखो, रेवन बेस्ड ऑन टाइम एक सिंपल सा एग्जांपल है. अगर अभी आप चेयर पे बैठे हुए हो, राइट ना, अगर अभी आप चेयर पे बैठे हुए हो, दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्टैटिक लोड. चेयर से उठते हो, चेयर पे कूद के बैठ जाते हो, दैट इज द एग्जांपल ऑफ डायनेमिक लोड. दैट इज द एग्जांपल ऑफ डायनेमिक लोड. एंड सिंपल डायनेमिक में भी वो इंपैक्ट का एग्जांपल होगा. ठीक है देवन, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा. सौम्या, यू आर एब्सोल्युटली राइट. ओके, तो अब मैं आपको थोड़ा सा इस पे कमांड ले आता हूं और इसके बाद इससे, क्योंकि इन लोड से ही तो स्ट्रेस बनने हैं, इन लोड से ही आगे चल के हमको स्ट्रेस बनाने हैं. और इस लेक्चर के लास्ट में जाते जाते आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि सॉम क्या है. सॉम एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा. देखते हैं नाउ. तो मैं यहां से टॉपिक स्टार्ट करता हूं अपना आज का लेक्चर, आज का टॉपिक यहां से स्टार्ट करता हूं. बेस्ड ऑन लोड, बेस्ड ऑन डायरेक्शन. डिटेल पढ़ते हैं. तो यहां से पहला यहां से टॉपिक स्टार्ट होता है बेस्ड ऑन डायरेक्शन. बेस्ड ऑन डायरेक्शन. ओके, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इस फिगर को थोड़ा अच्छे से बनाते हैं हम. लाइक दिस. मैं क्या कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू कंसीडर अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया. थोड़ा जाग के बैठना जरा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पॉइंट. सर जो मैंने जितना बताया उतना ही होता है? यस यस, उतना ही होता है. उसी को मैं बताने जा रहा हूं सौम्या. जहां पे आप हो हम उसी को डिस्कस करने आ रहे हैं. दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए 3D. ये आपका कुछ इस तरह से एग्जांपल है. एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ द मेंबर. एंड दिस इज, ये जो 2 एक्सिस होती हैं इसको थोड़ा सा बस डिटेल में समझ लेना. दिस इज द ट्रांसवर्स एक्सिस. इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, इसको भी ट्रांसवर्स एक्सिस, और यू कैन से सेंट्रोइडल एक्सिस. तो यहां पे मैं सिंपल कह सकता हूं दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस वन इज जेड एक्सिस. इफ आई ड्रॉ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेंबर, इफ आई ड्रॉ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेंबर लाइक दिस, तो अगर यहां से बनाऊं तो ये जो आपका रिप्रेजेंटेशन होता है दिस वन, दिस इज द एक्स एक्सिस, और ये जो रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा दिस विल बी द वाई एक्सिस. और इस पे जो जेड होगा, जेड विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट. जेड यहां पे एक पॉइंट नजर आएगा. ओके, तो ये आपकी एक्सिस हो गई है. अब मैं यहां से एक एक लोड डिफाइन करता हूं. पहले यहां पे समझ लो. अब यहां पे एक्सिस कौन कौन सी हो जाती है? यस, एक्स एक्सिस and y axis are known as centroidal axis. ये दोनों centroidal axis होती हैं. These two are known as centroidal axis and z axis is known as longitudinal axis. These axis, this axis is known as longitudinal axis. और जो आप common axis बोलते हो वो इसी का नाम होता है इसको, और इसी को आप रेफरेंस लेके चलते हो, z axis को. ठीक है, in this case. ओके, अभी जरूरी नहीं है सौम्या. ओके, सो इन दिस केस अब आप जो रेफरेंस लोगे दैट विल बी योर जेड एक्सिस. अच्छा, एक क्वेश्चन यहां से पूछता हूं कि देयर इज दिस लोड,
देयर इज लोड P. आपको P लोड किसका एग्जांपल लग रहा है? इट इज द एग्जांपल ऑफ नॉर्मल लोड और इट इज द एग्जांपल ऑफ शियर लोड. देखो दो टाइप के लोड होते थे. इट इज द एग्जांपल ऑफ नॉर्मल लोड और इट इज द एग्जांपल ऑफ शियर लोड. N फॉर नॉर्मल, S फॉर शियर. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट. ओके ओके, या ग्रेट ग्रेट. लो देखो, आयुष ने और तनवीर ने तो मुझे शियर का आंसर दिया है यार. क्या आपको इन द डायरेक्शन, तन्वी और आयुष, क्या हमने इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेस हमने शियर पढ़ा था? तन्वी नहीं नहीं सर, नॉर्मल पढ़ा था. ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेस वाज नॉर्मल लोड. और ये सॉरी, ओके, आई जस्ट वांट टू आस्क, देयर इज आल्सो वन मोर लोड that is apply on this point like Q. This is the example of normal load or shear load. I mean transverse or shear. I mean normal. देखो देवन ने आंसर दिया शियर, कवि ने आंसर दिया नॉर्मल 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 नॉर्मल. अरे भाई नॉर्मल ही है. जो इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस है वो नॉर्मल लोड है, नॉर्मल लोड है. अगेन वन मोर क्वेश्चन आई वांट टू आस्क. This load, Q load, is the normal load or transverse load? Very good. Normal load, absolutely right. But my question is this: can yes, absolutely right. मेरा क्वेश्चन ये है, क्या इसको, सॉरी मैं Q लिखूंगा, it's my mistake. इसको मैं Q लिखूंगा like this. Okay. But my question is this: क्या आपको P Q R का, रियल लाइफ की बात करना, तीनों के तीनों नॉर्मल लोड हैं, बट द पी क्यू आर का आपको इफेक्ट एक ही नजर आएगा क्या? ये तीनों का इफेक्ट अलग होगा. इफेक्ट ऑफ पी क्यू आर विल बी सेम और डिफरेंट. वेरी गुड, वेरी गुड. इट मींस पी क्यू आर नॉर्मल तो हैं बट तीनों एक जैसे नहीं है. देन अगेन देयर इज सब कैटेगरी ऑफ द नॉर्मल लोड ऑल्सो. मतलब नॉर्मल लोड की भी सब कैटेगरी है, नॉर्मल लोड की भी सब कैटेगरी है लाइक दिस, लाइक दिस. नॉर्मल लोड की सब कैटेगरी है लाइक दिस कि वन लोड दैट विल अलोंग द एक्सिस. नॉर्मल में जो अलोंग द एक्सिस है, दैट लोड इज नॉन एज एक्सियल लोड. उस लोड को हम कहेंगे एक्सियल लोड. बट जो पैरेलल टू एक्सिस है, मतलब एक्सिस से कुछ एसेंट्रिसिटी रखता है, लाइक दिस E or like this E, eccentricity रखे, that load will be known as eccentric axial load. Eccentric axial load, that load will be known as eccentric axial load. Absolutely right answer सौम्या. Okay. और इन दोनों लोड का ही जो आपका नेचर है, इन दोनों लोड का जो आपका नेचर होगा, दिस मे बी टेंसाइल, या ये तो दोनों में से कोई भी टेंसाइल भी हो सकता है, और इट मे बी कंप्रेसिव. तो कंप्रेसिव टाइप ऑफ लोड नहीं है. टेंसाइल एंड कंप्रेसिव आर द नेचर ऑफ लोड. तो आपके नॉर्मल लोड से दो ही टाइप के होते हैं. वन इज एक्सियल लोड, सेकंड इज एसेंट्रिक एक्सियल लोड. बट चंपक यहां नहीं रुका, बच्चे का दिल इससे नहीं भरा. बच्चे ने फिर से जाग के रहना जरा. बच्चे ने फिर से एक लोड लगाया लाइक दिस. फिर से उसने एक लोड लगाया लाइक दिस. मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं लाइक दिस. आप जाग के बता दो, दिस आर एस, इट इज ट्रांसवर्स लोड और नॉट? सौम्या एग्जांपल दूंगा, आएगा आएगा. लेट मी गिव मी द, पहले मुझे सारे लोड समझाने दो, एक एक एग्जांपल समझ में आएगा आपको. देखना है जरा यहां से. यस, इट इज ट्रांसवर्स लोड because it is perpendicular to axis. बहुत सही कह रहे हो. Okay, one more question. S and this T load, it is also transverse load because it is perpendicular to the axis of the member, perpendicular to the Z axis of the member. And एक last question अगर आप मुझे बता दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि जितनी अपनी मेहनत थी वो सारी कामयाब हो गई. This is the last type of load I am going to represent, RSTU. This must be the transverse load or not. Very good, very good.
एब्सोल्युटली राइट, ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। सौम्या, तन्वी, मीत, प्रथम। बट माय क्वेश्चन इज दिस, क्या इस टी का और यू का इफेक्ट एक जैसा होगा या डिफरेंट होगा? इफेक्ट ऑफ टी एंड यू विल बी द सेम और डिफरेंट? हाँ, डिफरेंट होगा, क्योंकि टी जो होगा ये बॉडी को अपनी साइड में लेके जाएगा, लेकिन यू जो होगा ये बॉडी को घुमाने की ट्राई करेगा। दिस विल ट्राई टू रोटेट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेंबर। दैट इज द रीजन आप टी और यू को एक नाम से लोड ले ही नहीं सकते। सौम्या, यू आर एब्सोल्युटली राइट। यस दर्शित, यू आर एब्सोल्युटली राइट। टी और यू को एक नाम से दोगे ही नहीं। दैट इज द रीजन आफ्टर दिस पॉइंट मैं इस लाइन को ये कहने आऊंगा, सॉरी, इस लाइन को ये कहूंगा कि T and U means again transverse load is also have two type. Transverse load has two type. One, जो आपका एक्सिस, देखो हो क्या रहा है इन दोनों में, दिस इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस बट दिस इज इंटरसेक्टिंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। दिस इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस बट दिस इज इंटरसेक्टिंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, एंड दिस इज perpendicular to axis but this will never intersect the longitudinal axis. This will never intersect the longitudinal axis. तो वो लोड जो आपके परपेंडिकुलर टू एक्सिस तो हो, परपेंडिकुलर टू एक्सिस तो हो, परपेंडिकुलर टू एक्सिस हो बट इंटरसेक्ट द एक्सिस हो, these load are known as transverse shear load और TSL load. एंड जो लोड कुछ डिस्टेंस पे हो, अगेन these two load at some distance of eccentricity E, then these load are known as eccentric transverse shear load, or simply you can say eccentric TSL. Simply these load are known as eccentric TSL load. Eccentric TSL load. अब अगर आप सॉम में कहने आओ, then with respect to direction आपका shear load जो होता है सौम्य, मैं बताने आऊंगा आपको। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन करने के टाइम दूंगा, पहले थोड़ा सा टॉपिक बढ़ जाने दिया करो तब क्वेश्चन पूछो, ठीक है? I'll give you the option for any doubt, है ना? तो मुझे टाइम देने दिया करो सौम्या। ओके, सो अब अगर मैं कहने आऊं तो माय डियर ये बता दो आप, सबके सबसे लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं इस टॉपिक का, कि टोटल कितने लोड किसी बॉडी पे लग सकते हैं अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन? वेरी गुड, यस, लग रहा है तुम ही पढ़ रहे हो वीडी। यस, एब्सोल्युटली राइट। ओके, सौम्या गलत हो, बच्चे गलत हो, नचिकेत गलत हो, भाई तुम भी, निसार तुम तो एकदम मतलब निहार तुम तो दूर दूर तक गलत हो, आसपास भी नहीं भटक रहे हो। वह भी एब्सोल्युटली राइट, वह भी चौहान, वेरी गुड तन्वी, ग्रेट। भाई 4 लोड लग सकते हैं किसी भी बॉडी पे, 4 लोड लग सकते हैं। 1 एक्सियल लोड, दैट विल बी बेस्ड ऑन डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, दैट विल बी अलोंग द एक्सिस। सेकंड एसेंट्रिक एक्सियल लोड, दैट विल बी पैरेलल टू एक्सिस। थर्ड transverse shear load, that will be perpendicular to axis and it will intersect the axis. Fourth will be eccentric TSL, that will be sorry, that will be perpendicular to axis but will never intersect the axis. और आप भाई पूरे के पूरे रियल लाइफ में कहीं भी उतर आओ, इन 4 लोड के सिवाय पूरी सॉम में आज पन्ने पलट के देख लेना, सॉम में कोई 5वां लोड नहीं है। और यही 4 लोड हैं जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में स्ट्रेस बना रहे हैं। अगर ये 4 लोड ना हो तो स्ट्रेस का नाम ही नहीं आएगा। दीज आर द ओनली 4 लोड। और इन 4 लोड का मैं एक एक करके आपको ये बता दूं कि इस लोड का इफेक्ट ये स्ट्रेस है। आप माय डियर बॉडी को देख के बता दोगे कि इस लोड की वजह से ये स्ट्रेस आएगा। अब मैं आपको रियलिटी बता के आ रहा हूं,
ये एक बॉटल है, ये आप सभी को दिख रही होगी, दिस इज द बॉटल एंड यू आर पुलिंग दिस बॉटल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी, सेंटर ऑफ द बॉडी से अपनी साइड में खींच रहे हो। यार आप कोई भी आंसर दे दोगे इसका कि इट इज द एग्जांपल यू आर गोइंग टू अप्लाई द एक्सियल लोड, लेकिन बच्चा नहीं रुका, बच्चा यहां पे लोड लगा रहा है, बच्चा इस सरफेस पे लोड लगा रहा है आपकी तरफ, तो आप कहोगे दिस इज द एक्सेस ऑफ द मेंबर एंड हियर द लोड इज अप्लाइंग लाइक दिस, it is the example of eccentric axial tensile load, it is the eccentric axial tensile load। बच्चा अभी भी नहीं रुका, बच्चा यहाँ पे ये एंड फिक्स है और बच्चा यहाँ पे बैठ गया लाइक दिस, बच्चा यहाँ पे आके बैठ गया लाइक दिस। अगेन आपको नहीं लग रहा, इवन यू आर सिटिंग ऑन द बेंच, आप बेंच पे बैठे हुए हो, पता नहीं आपके घर पे बेंच है कि नहीं है, अगर आप बेंच पे बैठे हुए हो तो आप जाग के आंसर बता दो उन चारों में से कौन सा लोड लगा होगा। The direction of load perpendicular to the axis of the bench. Yes, Devan. Anyone else? Very good, great. कभी गलत हो? Harshil, absolutely right. Ayush, absolutely right. Pratik, very good, very good. Nisi, yes. अरे प्रथम बोल रहा है कहां बैठेंगे उस पे भी डिपेंड करेगा भाई। बेंच पे तो जैसे मतलब एक अच्छे जो आगे वाले स्टूडेंट होते हैं, फर्स्ट बेंच वाले, मैं बोल रहा हूं आपको, लास्ट बेंचर की बात नहीं कर रहा हूं, जो बैक बेंचर होते हैं, जो शरीफ वाले बच्चे होते हैं वो बैठे हुए हैं, तो टीएसएल हुआ कि नहीं हुआ? इट्स एग्जांपल ऑफ टीएसएल। और ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको आंसर दिया था, ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको आंसर दिया था लाइक दिस, कि एक चंपक था यहां पे, एक चंपक था माय डियर यहां पे लाइक दिस एंड दिस वन, and you are perpendicular to the axis of member। अब बताओ when you are hanging from the branch of a tree, आपने उस पेड़ पे कौन सा लोड लगाया होगा? दिस इज द एक्सेस ऑफ द ब्रांच। कौन सा लोड लगाया होगा? जरा जाग के आंसर देना, कुछ भी मत दे देना। कौन सा लोड लगाया होगा आपने? वेरी गुड, वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट। मतलब आप सभी को ये लोड पता चल गया। वी आर गोइंग टू अप्लाई द टीएसएल लोड ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री। सैमसंग अपना नाम चेंज कर लो, नाम चेंज कर लो। यू आर गोइंग टू अप्लाई द ट्रांसवर्स और टीएसएल लोड ऑन द ट्री। अगर आपको मैं ये बता दूं कि टीएसएल का इफेक्ट इन द टर्म ऑफ स्ट्रेस, बेंडिंग और डायरेक्ट शियर आता है, तो पेड़ को देख के नहीं बता दोगे कि ये सिर्फ डायरेक्ट शियर और बेंडिंग स्ट्रेस से टूटा होगा। आर यू फीलिंग और नॉट व्हाट आई वांट टू से? पेड़ को देख के बता दोगे कि अगर ये बॉडी फेल हुई होगी तो सिर्फ इसमें यही दो स्ट्रेस आए होंगे, क्योंकि अब मैं आपको यह बताने वाला हूं कि कौन सा लोड कौन सा स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा। एंड देन यू सी द मैजिक ऑफ द एंटायर ऑफ दिस एंटायर चैप्टर। करेक्ट, ओके। सो यहां से कुछ चीजें आपको क्लियरली समझ आती जा रही हैं कि देयर आर ओनली 4 टाइप ऑफ लोड। सिर्फ 4 टाइप के लोड हैं। वन इज द टीएसएल, सेकेंड इज द एसेंट्रिक टीएसएल, and third is the eccentric axial and fourth is the axial load। अब मैं यहां से आपसे एक एक करके क्वेश्चन पूछता हूं कि what is the condition of each and every type of load। हर एक टाइप के लोड की कंडीशन क्या होगी? जैसे जो 4 लोड की आप बात करने आ रहे हो, तो सबसे पहले मैं आपको पहला लोड यहां पे बना देता हूं like this। This is द एक्सियल लोड, ये आपका एक्सियल लोड है। दिस इज द एक्सियल लोड, ये आपका एक्सियल लोड है। करेक्ट, राइट, दिस इज द एक्सियल लोड। सो एक्सियल लोड में अगर यहां पे मैं लिखता हूं एक्सिस, अगर यहां पे लिखता हूं एक्सिस और यहां पे लिखता हूं क्रॉस सेक्शन, तो आपका सबसे पहले एक्सियल लोड क्या है? P है। तो एक्सिस के साथ उसकी कंडीशन क्या होगी? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो क्या मैं ये कह सकता हूं एक्सियल लोड इज, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं ये लिख दूं अलोंग द एक्सिस? अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैंने ये सही लिखा? इट इज अलोंग द एक्सिस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
एंड विद रेस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं ये कह सकता हूं इट इज परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन? वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट। यहां नहीं रुकना है किसी को भी, किसी को यहां नहीं रुकना है। सेकेंड पॉइंट, बच्चा नहीं रुका, बच्चा फिर से पूछता है व्हाट इज द कंडीशन ऑफ एसेंट्रिक एक्सियल लोड? जो यहां पे दो लोड दिखते हैं, एक Q और एक R, तो अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं ये कह दूं इट इज पैरेलल टू एक्सिस? इट इज पैरेलल टू एक्सिस एंड अगेन इट इज परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन। थर्ड पॉइंट, थर्ड, it is the example of TSL. It is the example of TSL, and TSL load is S and T. TSL load is S and T. S and T क्या होगा? Perpendicular to axis, perpendicular to axis, but intersect the axis. एक जगह पे intersect भी करता है, but intersect the axis. And what about this? Parallel to cross section, parallel to cross section. And एक अब last force बचा हुआ है. What is that last force? That is eccentric TSL. और वो आपका इस फिगर में कौन सा लोड है? That is U लोड, वो आपका U लोड है. अगर मैं इसको कहने आऊं तो this is perpendicular to axis, perpendicular to axis, but away from the axis. Perpendicular to है but it is away from the axis, away from the axis. And this one is parallel to cross section. This one is parallel to cross section. This one is parallel to cross section. Okay. सो अगर मैं इतना कहने आऊं, ये जितना भी आपका टॉपिक मैंने लिख दिया, इज एवरीथिंग इज ओके और नॉट? यहां तक मैंने सब कुछ सही लिखा है, क्या आप मानते हो? वेरी गुड, सबसे आंसर चाहता हूं बिकॉज दिस इज द समरी ऑफ एंटायर थिंग व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन नाउ. इसके बाद मैं आपको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाऊंगा. करेक्ट, ओके निहार, मीत, यस, वेरी गुड, बहुत सही जा रहे हो. करेक्ट. टिल नाउ इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, I'll give you 5 minutes to think. सोच के मुझे दे दो. अगर किसी को यहां तक कोई भी डाउट हो, कोई बात पूछनी हो, कोई बात कहनी हो, हम बहुत ज्यादा फास्ट चल रहे हैं, बहुत तेज चल रहे हैं, एनीथिंग यू वांट टू से, राइट इन द चैट बॉक्स. नो डाउट, सौम्या, वेरी गुड, नो डाउट, ग्रेट. ओके, क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा था हर टॉपिक के बाद मैक्सिमम 90% डाउट मैं आपके क्लियर कर दूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको 5 मिनट का टाइम दूंगा. थिंक अबाउट दिस, जो भी डाउट आ रहा है. एक्सेल कैन यू एक्सप्लेन? ओके गुरुराज, एक्सेल सीधा होगा भाई कि जो आपके एक्सिस पे जाके लग जाए, सिर्फ एक्सिस के एलोंग लगे, या तो एक्सिस के साथ आगे जा रहा हो या एक्सिस के पीछे आ रहा हो. यस, okay Soumya, your teaching style is nice, thank you very much. okay, but again अभी कुछ नहीं है, अभी तो कुछ भी आपका ऐसा कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ है. आप अभी से, अभी तो कहानी शुरू हुई है. करेक्ट, ओके. वो बोला ना थोड़ा समय दो. आप लोग बहुत जल्दी में मत रहो. सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आप जो मैकेनिकल, स्पेशली मैकेनिकल और सिविल वाले होते हो, आप लोग इंतजार नहीं करते, समय नहीं देते किसी को, इसलिए चारों के चारों साथ सिंगल रहते हो. तो भाई समय दिया करो, क्योंकि वो किसी ने बहुत सही लाइन बोली है कि बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ती है, बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ती है हाले दिन सुनाने में, और थोड़ा वक्त तो लगता है दिल की बात जुबां तक आने में. तो आने तो दो, हर चीज का आंसर आपको यहां नहीं मिलेगा. गिव मी सम टाइम. ओके, चलो आगे चलते हो. भाई इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा लाइटली होके बैठो, माहौल बनाते रहो. राइट, ओके ओके हर्षिल, यस, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. वेरी गुड. ओके, अपनी तरफ से भी कुछ इधर उधर की बातें कहते रहा करो, नहीं तो मुझे लग रहा है दीवारें पड़ रही हैं उस साइड में, सिर्फ टेक्निकल पे, नहीं तो 2 घंटे बाद सर दर्द होने लगेगा. कम बैक टू द क्वेश्चन. यहां तक कहानी हो गई. आप इस बॉडी पे देख के
माहौल ऐसे थोड़ी, यस माहौल ऐसे थोड़ी बनेगा, यस ओके। सो अब आप बॉडी को देख के 3D में या 2D में ये तो बता पाओगे कि सर सब चंपक है, यस एब्सोल्युटली मनीष, सारे के सारे चंपक और गजोदर हैं, करेक्ट, यस। सो आप इस बॉडी को देख के तो ये बता पाओगे कि सर ये टीएसएल है, ये एक्सीएल है, बट माई स्टोरी नॉट एंड हियर। क्वेश्चन ये है कि आप गेट में बॉडी पे नहीं क्रॉस सेक्शन पे भी फिगर बना हो तब भी आप देख के बता पाओ कि सर ये जो लोड होगा ये लोड आपका एक्सियल लोड होगा। जैसे अगर मैं कहने आऊं ये पी लोड अगर आपके क्रॉस सेक्शन पे दिखाया जाए तो आपको मानना चाहिए ये क्रॉस सेक्शन पे लोड ये पॉइंट बन जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। से यस और नो, पी लोड विल बी अ पॉइंट ऑन अ क्रॉस सेक्शन, जल्दी से बोलो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट। And Q load will be a point somewhere here, Q will be somewhere here, and again अब अगर मैं इस S को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो S will be something like this load will be S, and if I'll represent like this, if I'll represent T load and S load like this, तो I'm sorry S नहीं U load like this, then I'm very sure कि आप में से किसी को कोई मुझे ये नहीं बोलेगा कि सर आपने ये गलत लिख दिया। तो आपने क्रॉस सेक्शन में ये बता दिया कि सर S में ये TSL होगा, ये लोड भी TSL होगा, U लोड भी TSL होगा, साथ ही साथ Q जो यहां पे पॉइंट बना हुआ है दैट विल बी द एसेंट्रिक एक्सियल लोड, P जो यहां पे पॉइंट लगा हुआ है दैट इज एब्सोल्युटली एसेंट्रिक एक्सियल लोड। अच्छा ये बताओ ये जो R है, जरा मुझे इसको मिटाने दो, थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये जो लोड यहां पे R है, दिस लोड R, ये अगर आप इस साइड से खड़े होकर देखोगे लाइक दिस, इस साइड से इसको खड़े होकर देखोगे तो यहां क्रॉस सेक्शन पे ये पॉइंट आना चाहिए या क्रॉस आना चाहिए, क्या लगता है? C4 क्रॉस P4 पॉइंट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यस एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड नचिकेत। क्योंकि सारे लोड जो है ना, आप सारे लोड यहां खड़े होकर देख रहे हो, ये तो अगर इसको देखोगे तो यहां पे नजर पड़ेगी सबसे पहले आपकी, then it will be absolutely it will be cross, ये आपका क्रॉस होगा। सो इन दिस केस यहां पे जो चंपक और गजोदर खड़े होकर देखते हैं उनको मैंने यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया है, वेरी गुड। तो आप लोग, अब मैं कहूं कि अगर क्रॉस सेक्शन पे आर क्रॉस बन जाए तो वो बताता है कि नेचर ऑफ लोड इज कंप्रेसिव, और क्रॉस सेक्शन पे अगर लोड पॉइंट बन जाए तो वो आपको बताता है नेचर ऑफ लोड इज टेंसाइल। मैं गेट 2015 का क्वेश्चन लेके आता हूं, मैं आपके सामने गेट 2015 का क्वेश्चन लेके आता हूं लाइक दिस इज द क्वेश्चन ऑफ गेट 2015, एंड यहां पे इस जगह पे एक पॉइंट बना हुआ था, ये एक पॉइंट बना हुआ था और पॉइंट की वैल्यू लिखी हुई थी कि R इज इक्वल टू 750 न्यूटन। 2015 का क्वेश्चन है। तो आप बताइए आपके लिए, ये क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन और पूरी बॉडी की पहचान एक लाइन से हो सकती है। क्रॉस सेक्शन में कोई भी एंड फिक्स नहीं होता है और बॉडी में एक एंड हमेशा फिक्स रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये आपको देख लेना चाहिए, पूरा क्रॉस सेक्शन का रिप्रेजेंटेशन है। तो क्रॉस सेक्शन में ये आर जो 750 दिया है, आप मुझे आंखें खोल के बता दो ये कौन सा लोड है? 750 इन चारों में से कौन सा लोड है? ये कौन सा लोड है? ये जो पॉइंट बना हुआ है ये कौन सा लोड है? पॉइंट जो है, अरे भाई ये है लोड, ये पॉइंट है, समथिंग लाइक दिस। इस पॉइंट की सिर्फ मैंने वैल्यू यहां पे लिखी है, दिस वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट वाज रिटन लाइक दिस। ये कौन सा पॉइंट हुआ, कौन सा लोड हुआ? वेरी गुड नचिकेत, मनीष एब्सोल्युटली राइट, तन्वी यू आर वेरी गुड, फैंटास्टिक।
VD, absolutely right. Okay, this is eccentric axial load. ये eccentric axial load हुआ, बट मेरा दिल यहां नहीं भरा अभी. बच्चा पूछ रहा है आपसे कि ये टेंसाइल है या कंप्रेसिव है. कहानी तो यहां होनी है. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. अरे भाई, क्रॉस सेक्शन पे पॉइंट बन जाए तो लोड टेंसाइल, और क्रॉस सेक्शन पे क्रॉस बन जाए तो पॉइंट पॉइंट क्रॉस सेक्शन पे क्रॉस बन जाए तो लोड आपका कंप्रेसिव. बहुत खूब, वेरी गुड, बहुत सही जा रहे हो. ग्रेट. तो अब आपको, आई एम वेरी श्योर, अब आपको इतना तो मुझे श्योर हो गया है कि आपको मैं कितनी भी प्रॉब्लम दे दूं और आपके आसपास कहीं भी पूरी पूरी जगह पे देखो, आपके चारों ओर नजर घुमा के देखो, सारे लोड को पहचानो. इवन इफ यू सी अ हैंगर, अगर आप हैंगर देख रहे हो और हैंगर पे अगर कपड़े भी आपके नीचे हैंग कर रहे हैं, तो सी दीज ऑल द हैंगर, और आपको फील आ रहा होगा कि हैंगर पे भाई टीएसएल लोड लगा है. नहीं आ रहा? आर यू फीलिंग और नॉट? आसपास सारी चीजें देखो. या, वेरी गुड, वेरी गुड. यस, फील हो गया. एब्सोल्युटली राइट. ओके. यस, करेक्ट. बट मेरा दिल अभी तक नहीं भरा. मैं पहले इसके 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, तब जाके बताऊंगा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ईच एंड एवरी टाइप ऑफ लोड. इसका हर एक टाइप के लोड का इफेक्ट क्या होगा. अब यहां से कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं. पहला क्वेश्चन तो मैं सीधा ही स्टार्ट कर देता हूं लाइक दिस. ये क्वेश्चन आई एम वेरी श्योर सबको आ जाएगा. ये यहां पे है और यहां पे एक रोप लगी हुई है और एक बच्चा यहां पे. यहां पे बैठा हुआ है और इस रोप से, इस हैंड से बच्चा इस रोप को अपनी साइड में खींच रहा है. बताओ इस पूरे मेंबर पे, इस कंप्लीट मेंबर पे कौन सा लोड होगा? आंसर. वेरी गुड, वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट. भाई टेंसाइल और कंप्रेसिव कौन लिखेगा? तीर्थ, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग. 200% गलत हो तीर्थ. ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट निसी. ओके, बहुत बढ़िया. चलो, इतना कुछ बता दिया तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं. करेक्ट. एसेंट्रिक टीएसएल, एसेंट्रिक एक्सियल टेंसाइल लोड इज द आंसर. एसेंट्रिक टेंसाइल लोड इज द आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करता हूं. यहां से पेन नोट्स उठाओ और क्वेश्चन सॉल्व करो. ये सारी कहानी आपको मिलेगी, ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे. तो ये चाहता हूं ये क्वेश्चन आप करो. फाइंड, लिखो क्वेश्चन. फाइंड लोड ऑन AB, BC, CD member H shown in figure. Find the load on AB, BC and CD member. Find the load on AB, BC and CD member as shown in the figure. Correct? CD member. So this is AB member, this is BC member, this is BC and this one is CD member. और एक ये बच्चा गजोदर आता है और गजोदर यहां लोड लगा के चला जाता है, यहां लोड लगा के चला जाता है. तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि व्हाट इज द लोड फॉर CD, व्हाट इज द लोड फॉर AB. CD पे कितना होगा, BC पे कितना होगा और AB पे कितना होगा. सॉम में एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं, सॉम में क्या करता है आपको, वो आपको कंप्लीट मेंबर नहीं बना के दिखाता है. सॉम में जो एक लाइन बना देते हैं ना, देन दैट इज द एक्सिस ऑफ द मेंबर. मतलब ये जो सीधी लाइन बनी है ना, ये पूरा लेक्चर चलेगी, ये सिंपल आपकी एक्सिस रिप्रेजेंट की हुई है. पूरी थिकनेस अगर देखोगे तो वो दुनिया कुछ अलग ही है. अब ये बताओ CD में कौन सा लोड है? व्हाट इज द लोड ऑन CD? सौम्या, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. सौम्या गलत हो तुम. CD में TSL सही है, AB के लिए यू आर रॉन्ग.
निहार अभी सीएड जैसा कुछ नहीं है यार, सीएड जैसा कुछ नहीं है। आप निहार या तो टीएसएल बताओ, या एसेंट्रिक टीएसएल बताओ, या एक्सीएल बताओ, या एसेंट्रिक एक्सीएल बताओ, दैट्स ऑल। ओके, तो आपने बता दिया कि सर सीडी में जो लोड है वो आपका टीएसएल है। कैसे, मैं बताता हूं, देखो कैसे मैं बता रहा हूं आपको। एक्चुअल में ये एक्चुअल मेंबर ये रहा होगा, दिस वाज द एक्चुअल मेंबर, समथिंग लाइक दिस, this was the actual member something like this, right? ये एक्चुअल मेंबर है कुछ इस तरीके से। तो यहां पे जो एक्सिस आप लगाते हो, यहां पे जो एक्सिस आप लगा रहे हो लाइक दिस, तो ये आप प्योर एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये मेंबर रहा था। नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन, बीसी मेंबर पे बताओ, ऑन बीसी मेंबर, वेरी गुड वेरी गुड, ग्रेट भाई। दिस देखो गलत, तो फिर से कभी गलत नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट। कभी बीसी मेंबर, दिस वन इज द एक्सिस ऑफ द मेंबर। निहार यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये एक्सिस ऑफ द मेंबर है जेड, और ये ठीक इसके पैरेलल लोड लगा हुआ है, पैरेलल लोड। सो दिस वन इज द एसेंट्रिक एक्सियल टेंसाइल लोड। बहुत ही खूब, क्या होगा, ये लोड अगर मैं बनाने आऊं तो ये मेंबर इस तरह से रहा होगा, like this, the load will be something like this, और मेंबर कुछ इस तरह से रहा होगा, like this, like this। ये एक्सिस के ठीक परपेंडिकुलर है। सौम्या बच्चे, आपने AB के लिए गलत बोला था, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं मैं, आपने AB के लिए गलत बोला था। ओके, अब मुझे बताओ व्हाट इज द लोड ऑन AB मेंबर, लोड ऑन AB member। वेरी गुड कवि, वेरी गुड यश, ओके निहार गुड, तन्वी, बीडी गलत हो, सौम्या गलत हो, नचिकेत एब्सोल्युटली राइट। देखो भाई, दिस इज, जाग के रहना जरा, दिस इज द एक्सिस ऑफ AB मेंबर, एक्सिस ऑफ AB मेंबर, नहीं गलत हो, ये एक्सिस ऑफ AB मेंबर है, and this is the direction of load, and according to principle of transmissibility, load can be extended till infinite in the direction of arrow of the load। एरो ऑफ लोड को डायरेक्शन इनफाइनाइट तक ले जाते हो। अब सही से देखो, ये जो लोड है क्या ये परपेंडिकुलर टू एक्सिस है या नहीं है? यस, ये परपेंडिकुलर टू एक्सिस है। क्या ये एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है कि नहीं करता है? यस, ये एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है भाई, परपेंडिकुलर टू एक्सिस है, एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। अरे अब तो बता दो ये कौन सा लोड है। बहुत ही खूब, बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट। दिस इज टीएसएल लोड, ये आपका टीएसएल लोड हुआ। दिस विल बी द टीएसएल लोड। आई एम वेरी श्योर सबको अपनी गलती भी पता चल गई होगी, सबको अपनी गलती भी पता चल गई होगी, और आपको लोड भी समझ हो गया, आ गया होगा। अच्छा, अब आपको नहीं समझ में आ रहा, अब मुझे यार इतना, देवन ऐसे हम नंबर ऑफ न्यूमेरिकल करने वाले हैं, तो आपको लास्ट पॉइंट तक ये सब कुछ समझ आ जाएगा, नॉट ए प्रॉब्लम। तो अब अगर आप यहां पे देखने आओ तो आपको ये पूरी तरह से कंप्लीट समझ में आ जाना चाहिए कि दिस इज द मेंबर और ये एक्सिस ऑफ द मेंबर है, ये पूरा है 3D कंडीशन, करेक्ट। अब सबसे सौम्या, स्ट्रेस जैसे ही आपको लोड, ये पूरा खत्म हो जाएगा, मतलब आप मुझे अगले 10 मिनट में सारे न्यूमेरिकल करा दो, मैं अगले 11th मिनट में स्ट्रेस स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि भाई मतलब मैडम, ओके, क्योंकि आपका स्ट्रेस जो है वो एग्जैक्टली लोड से ही तो आना है। ये तो मैं सबको कल बता चुका था, राइट ना। जब ये लोड मैं आपको कल बता चुका हूं, राइट, जब मैं आपको लोड कल बता चुका हूं। सौम्या, आपका ईयर कौन सा है? आपका कौन सा ईयर है? ओके, 3rd ईयर, ठीक है ठीक है, ग्रेट। इस लोड से कल को या आज ही हम स्ट्रेस बनाएंगे। टीएसएल को इनफाइनाइट तक एक्सटेंड करते हैं तो सर 5 मीटर और 1 मीटर की दूरी पे टीएसएल हो
तो दोनों का इफेक्ट एक ही होगा। यस, दोनों का इफेक्ट एक ही होगा डिफॉर्म बॉडी के लिए। मतलब मैं सिंपल आपको कहता हूं, टीएसएल को नहीं, किसी भी लोड को आप कहीं भी ले जा सकते हो, इसका इफेक्ट जो यहां होगा, इसका इफेक्ट यहां भी वही होगा, यहां भी वही होगा और यहां भी वही होगा। सारा का सारा इफेक्ट सेम ही होगा हर एक पॉइंट पे, राइट। अब मैं आपको एक एक पॉइंट पे डिफाइन करता हूं। सैमसंग, दूसरा क्वेश्चन लिखो। राइट द सेकेंड क्वेश्चन, एक एक करके समझ आएगा। फाइंड द लोड ऑन, जल्दी लिखो, मेंबर ए बी, बी सी एंड सी डी एज shown in figure, as shown in figure। बच्चा आता है, बच्चा फिर से वही फिगर बना देता है। ये ए बी की एक्सिस, ये बी सी की एक्सिस और ये सी डी की एक्सिस। ये सी डी की एक्सिस है, करेक्ट। ये तुम्हारी सी डी की एक्सिस है, राइट। ए बी एक्सिस, बी सी एक्सिस और सी डी एक्सिस, करेक्ट। सो इन दिस केस फिर से अब बच्चा पूछ रहा है, कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लोड पी ऑन ए बी मेंबर, ऑन बी सी मेंबर, ऑन सी डी मेंबर। अब देखो, सबसे पहले सुन लो, आप लोग गलती क्या करोगे, गलती ये करोगे पूरी बॉडी को एक बार में देखोगे। सबसे बड़ी गलती एक है, जिसकी बात कर रहा हूं सिर्फ उसी बॉडी पे नजर रखो। आपकी नजर सिर्फ एक तरफ रहनी चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत है, आपको दोनों हाथ में लड्डू चाहिए, एक तरफ नजर रहती नहीं है। पढ़ाई भी करना है, दुनियादारी भी करना है, राइट। सो इन दिस केस देखो, सबसे पहले सीडी, तो मतलब आप भूल ही जाओ कि सीडी के सिवाय कुछ और है, पूरी की पूरी दुनिया को भूल जाओ, सिर्फ सीडी मेंबर को देखो। मतलब सीडी मेंबर ये है और लोड ऐसे लग रहा है, सिंपल। तो भाई आपको दिख रहा है ना, इट्स अ एक्सियल टेंसाइल लोड। किसको नहीं आएगा यार, ये छोटे से बच्चे को भी आ जाएगा। अब दूसरा देखो, यस यस यू आर एब्सोल्युटली राइट। देन बीसी पे देखो, बीसी के लिए वेरी गुड वेरी गुड, बीसी के लिए सबका आंसर आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एब्सोल्युटली राइट। बीसी के लिए टीएसएल आ गया। देन फॉर ए बी व्हाट इज द आंसर, फॉर ए बी व्हाट इज द आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। भाभी चौहान, देवन, यस, सभी का सही है। यस तुम्हारा गलत है, यस। एसेंट्रिक एक्सियल कंप्रेसिव लोड, एसेंट्रिक एक्सियल कंप्रेसिव लोड, राइट, ओके, राइट। नेक्स्ट, बच्चे का भी दिल नहीं भरा, सुन लेना ठीक से, जस्ट अ मिनट, राइट। भाई हाउ कंप्रेसिव, अब देखो यहां पे लोड ये है और ये आपकी एक्सेस होती है सिर्फ। अब दिक्कत क्या है, आप पूरी बॉडी एक साथ देख रहे हो, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद यू। नजर एक पे रखो, अगर इधर भी और इधर भी नजर रखोगे कुछ नहीं मिलेगा जिंदगी में। सिर्फ ए बी की बात कर रहा हूं तो आप ये मानो, दिस इज द ए बी ऑफ द मेंबर, ए बी ऑफ द मेंबर, और ये आपकी यहां पे आके लोड लगा हुआ है, यहां पे कुछ इस तरह से एट दिस पॉइंट। तो अब तो बता दो यार कि ये ए बी पे कंप्रेसिव लोड हुआ। अरे भाई, ए बी को चाहे ऐसे लिखो लोड को या इसको ऐसे लिखो, फर्क नहीं पड़ता है। देवन, आपको क्यों फील नहीं हो रहा इट इज द एसेंट्रिक एक्सियल कंप्रेसिव लोड? देवन से यस और नो। देवन, आंसर नहीं आ रहा तुम्हारा। हा भाई, कौन सी दुनिया में थे। टेंसाइल का मतलब भाई ये होता है, टेंसाइल का मतलब होता है ए बी मेंबर आगे की तरफ को जाए। अरे कोई मारो यार इसे, देवन को। टेंसाइल का मतलब होता है बॉडी आगे की तरफ जाए, कंप्रेसिव का मतलब होता है बॉडी पीछे की तरफ जाए। अरे सिंपल है, ये बॉडी है,
इस बॉडी को आगे खींचोगे तो टेंसाइल होगा, और इस बॉडी को अंदर लेके जाओगे तो कॉम्प्रेसिव होगा। क्या नहीं आ रहा देवन? अब तो कहो। अरे कोई है कि नहीं तुम में से मारो यार, अगर मार सको तो। ओके गुड। देवन दिल पे मत लेना, देवन दिल पे मत लेना, जस्ट मस्ती कर रहा था। हाँ गुड, नो सर, वेरी गुड। ऐसे लेके भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे, इससे मत लेना। आ जाओ वापस, कम बैक। एनी लोड ऑन ए बी, आई मीन हाउ विल इट गेट ट्रांसमिट? ट्रांसमिट नहीं कर रहा हूं मैं अभी, ट्रांसमिट तो कर ही नहीं रहा हूं तन्वी। मैं तो सिंपल मैंने ये कहा था कि आपका एक्सिस थी। चलो एक बात बताओ यार, आप लोग मुझे एक बात बताओ, पता नहीं कैसे कंफ्यूज हो जा रहे हो, पता नहीं कैसे कंफ्यूज हो जा रहे हो, जरा जरा संभल के आंसर देना। ये आपका मेंबर था, ये आपका मेंबर था, लाइक दिस, एंड द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेंबर, cross section of the member is something like this. Cross section of the member is something like this, and this is the load like this. ये लोड है, ये आपका लोड है। तो जरा अब बता दो तन्वी, सिर्फ तुम्हारा आंसर चाहिए, इट्स अ एसेंट्रिक एक्सियल लोड और इट्स समथिंग एल्स। ट्रांसमिट तो मैं कर ही नहीं रहा हूं भाई, एक्सिस मतलब यहां देखने आओ तो ये आपकी एक्सिस है, जेड एक्सिस। अब तो आंसर बताओ जो आप पूरा पढ़ के आए हो, और अभी भी नहीं आंसर बताया, देखो अब आंसर बता दिया। तो अगर आप अब आंसर बता रहे हो तो ये मेंबर को आप जरा समझने की कोशिश करो। अगर आप यहां बता दे रहे हो तो इस मेंबर को आप ऐसे क्यों नहीं ट्रांसमिट, ऐसा क्यों नहीं सोचते कि ऐसे मेंबर भी कभी रहा होगा जिसकी एक्सिस ये होगी और लोड ये लगा होगा? अरे यार नहीं आ रहा। Are you getting or not? बोलो तो सही। ओके ओके, गॉट इट, वेरी गुड वेरी गुड, ग्रेट। चलो अच्छी बात है, मुझे इतना चीखने के बाद आपको कुछ समझ में तो आता है। करेक्ट, ओके। आप सब मैकेनिकल और सिविल वाले हो, प्यार से किसी को समझ नहीं आएगा, प्यार की भाषा किसी को समझ नहीं आती। अगेन बच्चा फिर से जाग गया, बच्चे ने कहा यहां पे क्यू लोड लगा हुआ है। The Q load is apply on this member. Q load यहां पे लगा है, लेकिन ये एक एंगल पे नहीं है। This is apply from the board side to my side. ये बोर्ड की साइड से मेरी साइड में लगा हुआ है, मतलब ठीक परपेंडिकुलर टू P, परपेंडिकुलर टू P लोड लगा हुआ है। और बच्चे का अभी भी दिल नहीं भरा, बच्चे ने फिर से एक टेबल बनाई लाइक दिस, बच्चे ने फिर से एक टेबल बनाई लाइक दिस, और उसने फिर से पूछा व्हाट इज द लोड ऑन CD, व्हाट इज द लोड ऑन BC एंड व्हाट इज द लोड ऑन AB, व्हाट इज द लोड ऑन AB। सो इन दिस केस अगर लोड ऑन AB की बात करने आऊं, लोड ऑन AB की बात करने आऊं तो यहां बताओ CD पे क्या होगा? CD पे सबका आंसर चाहिए। वेरी गुड, देखो अथर्व एक मतलब सही स्टूडेंट है जिसने सारे आंसर एक लाइन में दे दिए। वेरी गुड। अगर इतना बता ही दिए हो तो भाई मुझे ये भी बता दो व्हाट इज द लोड ऑन BC, व्हाट इज द लोड ऑन BC? BC, भाभी चौहान 200% गलत जा रहे हो, सही रास्ते पे आ जाओ अभी भी लो आप लोग। प्रथम बहुत गलत रास्ते पे जा रहे हो, दूर दूर तक ऐसा आंसर नहीं है। निशी एब्सोल्युटली राइट, हाँ निशी सही हो, निहार एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड वेरी गुड। देवन, हाँ बहुत गलत जा रहे हो देवन। गलत है आयुष, दूर दूर तक गलत हो। हर्षिल यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। गुरुराज गलत हो। मीत गलत, प्रतीक गलत, देवन बिल्कुल सही हो, प्रथम बिल्कुल गलत हो, भवी एब्सोल्युटली राइट, रास्ते पे आ चुके हो।
करेक्ट। जरा सोच के देखो, जरा सोच के देखो, आपकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये बीसी मेंबर है। जरा सोचना, सबसे बड़ी दिक्कत यह है पूरी बॉडी को एक साथ देख लेते हो, ये आपकी बीसी है, ये आपकी बीसी है लाइक दिस, और ये आपका क्रॉस सेक्शन है। दिस वन इज द क्रॉस सेक्शन, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। ये है बीसी मेंबर और ये एक्सिस थी, और लोड आपका इस तरह लगा हुआ है, मतलब परपेंडिकुलर टू एक्सिस। एक्सिस ये है और लोड मेरी तरफ आ रहा है। यार क्या अब भी नहीं आ रहा क्या कि बीसी मेंबर पे कौन सा लोड लगा होगा? बोलो आंसर। बीसी मेंबर का आंसर देना है, आप एबी का क्यों दे रहे हो? अरे प्रथम कहां चला जाऊं मैं यार, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। प्रथम इतना बताने के, इतना हिंट करने के, इतना क्लियर करने के बाद भी आप मुझे टीएसएल आंसर दोगे तो भाई कहीं डूब जाना चाहिए मुझे। सुन लो ठीक से, जरा रुकना। ये लोड था, जागना। दिस इज द लोड एंड दिस इज द एक्सेस, जागते रहना। एंड लोड इज अप्लाई एट दिस पॉइंट, लोड इज अप्लाई एट दिस पॉइंट। जरा बताओ तो कौन सा होगा? क्या परपेंडिकुलर टू एक्सिस है? सर है। क्या इंटरसेक्टिंग द एक्सिस है? बिल्कुल नहीं है। एक ऐसा लोड जो परपेंडिकुलर टू एक्सिस तो हो लेकिन एक्सिस को इंटरसेक्ट ना करे, तो वो लोड कौन सा होगा? लोड कौन सा होगा? वेरी गुड। अब आया ना, अब आया आंसर। इट इज एसेंट्रिक टीएसएल, एसेंट्रिक टीएसएल। वेरी गुड, अब आया सभी का आंसर। नाउ आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। मेरा दिल अभी भी नहीं खुश हुआ। इस पी को मिटा दो, इस पी की कहानी चल रही है भाई। बस मुझे इतना और बता दो कि पी लोड, क्यू लोड की वजह, अरे यार सॉरी, मैंने गलत ये किया था कि ये लाइन पी लिख दी थी, इसलिए शायद आप लोग कंफ्यूज हो जा रहे होंगे। ये एक्चुअल में क्यू लोड है। क्यू लोड की वजह से ए बी मेंबर पे कौन सा लोड आएगा? ड्यू टू क्यू। बहुत बढ़िया, ग्रेट। हर्षिल तुम गलत हो। दिस इज एसेंट्रिक टीएसएल। एसेंट्रिक टीएसएल विल बी द लोड ऑन एबी मेंबर। फिर से वही बात मैंने कही, आप लोग पूरी दुनिया भूल जा रहे हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, कंप्लीट दुनिया भूल जा रहे हो। जब मैं बीसी की बात कर रहा हूं तो आपका फर्ज बनना चाहिए कि आप सिर्फ बीसी पे नजर रखो, किसी एक को देखो। अगर दो लोगों को देखोगे तो दिक्कत ही होनी है, राइट ना? फ्रेंड जोन में नहीं फंसना है, उससे बाहर निकलो। या तो पूरे हाँ में ना हो या पूरे ना में रहो। आ जाओ वापस, कम बैक। यहां पे एक मैं कंप्लीट मेंबर बना देता हूं। अगर यहां पे कंप्लीट मेंबर होता लाइक दिस, लाइक दिस, तो ये बताओ, ये जो लोड यहां पे लगा हुआ है, ये लोड इस पर्टिकुलर पॉइंट से, इस पर्टिकुलर पॉइंट से मेरी तरफ आ रहा है। एंड दिस AB, ये AB की एक्सिस है, तो ये लोड से अगर मेरी तरफ आए तो ठीक से देखो, परपेंडिकुलर टू एक्सिस है या नहीं है? इट इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस, बट इट इज अवे फ्रॉम द एक्सिस और नॉट? यस, इट इज अवे फ्रॉम द एक्सिस। आप सही से देखो, ये एक्सिस अगर परपेंडिकुलर पास करके जाओगे तो एक्सिस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी जेड एक्सिस को, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। दैट विल बी ऑलवेज अवे फ्रॉम द एक्सिस। एक ऐसा लोड जिसकी एक्सिस पर, जिसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू एक्सिस हो लेकिन अवे फ्रॉम द एक्सिस हो, यार अब तो बोल दो, दैट इज द एग्जांपल ऑफ एसेंट्रिक टीएसएल। करेक्ट। आई एम वेरी हैप्पी, आप सभी का आंसर देते चले जा रहे हो। अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं, एक थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम बनाता हूं। राइट, वन मोर प्रॉब्लम, राइट, वन मोर प्रॉब्लम। फाइंड लोड on rod
and liver as shown in figure. shown in figure. इस क्वेश्चन को मैं 3D में बनाने की ट्राई कर रहा हूं. बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप समझदार हो सब. लाइक दिस, लाइक दिस. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड इसके ठीक परपेंडिकुलर से एक रॉड जाती है. दिस इज जेड एक्सिस. उसके ठीक पैरेलल एक लीवर जाता है, एंड ये डायरेक्शन एक्स एक्सिस पे है. दिस इज लीवर, लीवर, एंड उसके ठीक परपेंडिकुलर एक लोड P लगता है. देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ P फॉर द रॉड एंड फॉर द लीवर? P का इफेक्ट रॉड पे क्या होगा और लीवर पे क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ P इज एग्जैक्टली पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ Z. Z की डायरेक्शन और P की डायरेक्शन दोनों एक जैसी है. मुझे नहीं क्लियर हो रहा है कि आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो. पहले लीवर के लिए आंसर दो. इसको 3D में आप फील कर पा रहे हो कि नहीं? इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ 3D. वेरी गुड, वेरी गुड. आप कह रहे हो सर कि लीवर के लिए तो TSL है, TSL है, और रॉड के लिए एसेंट्रिक एक्सियल टेंसाइल लोड है. करेक्ट, बहुत बढ़िया. टेंसाइल लोड है. नेक्स्ट, रॉड के लिए एसेंट्रिक एक्सियल टेंसाइल लोड. वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट. नेक्स्ट, बच्चा यहां नहीं रुका, बच्चे का दिल नहीं भरा. बच्चे ने एक और लोड लगाया Q. उसने फिर से पूछा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ Q ऑन रॉड एंड लीवर? अरे अब तो आंसर दे दो. रॉड पे और लीवर पे क्या लोड होगा? ओके, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट. TSL एंड एक्सियल टेंसाइल लोड. लीवर पे एक्सियल टेंसाइल लोड. वेरी गुड, ग्रेट. बच्चा यहां भी नहीं रुका, बच्चे का दिल नहीं भरा अभी. बच्चे ने एक और तीसरा लोड लगाया, एंड थर्ड लोड इज परपेंडिकुलर टू द लीवर. ठीक परपेंडिकुलर टू द लीवर. देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ R ऑन रॉड? रॉड पे कौन सा लोड होगा? R का इफेक्ट रॉड पे क्या होगा? रॉड पे. भवी चौहान, यू आर एब्सोल्युटली राइट. सिर्फ रॉड पे आंसर दो. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. आपने दिल खुश कर दिया. अब लग रहा है कि आपको एक एक लाइन समझ में आ रही है. एक एक लाइन माइक्रो लेवल पे जाके समझ रहे हो. दिस इज एसेंट्रिक TSL. कितने लोग मानते हो ये सारा कुछ मैंने सही लिखा है? कितने लोग मानते हो कि जितना भी मैंने लिखा है दिस इज एब्सोल्युटली राइट? आई वांट आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू. करेक्ट. BD क्या गलत है बताओ फिर? BD कौन सी लाइन मैंने गलत लिखी है बताओ? अगर आप कहते हो तो बताओ कौन सी लाइन मैंने गलत लिखी है? सर लीवर Q. अच्छा, Q मैंने गलत लिखा है. लीवर पे Q यार सही तो लिखा है, एसेंट एक्सियल टेंसाइल लोड. देखो लीवर ये है और इसके सीधे लोड जा रहा है, तो दिस इज द एक्सिस एंड दिस इज अलोंग द एक्सिस. तो मैंने टेंसाइल सही तो लिखा है. सौम्या बोलिए हम तो नहीं मानेंगे, तो मतलब मैंने कहीं गलत किया है क्या सौम्या? आप मस्ती कर रहे हो तो ठीक है. एम आई राइट और नॉट? मैंने कहीं गलत लिखा? ओके, चलो ठीक है, कम बैक. ओके, सिर्फ मस्ती थी. ठीक है, हाँ मस्ती करते रहो, नहीं तो 2 घंटे में पक जाओगे आप लोग. राइट. हाँ, ओके. मुझे जाते टाइम याद दिला देना
मुझे आपको आपको पीडीएफ का लिंक शेयर करना है आज के लेक्चर का, तो मैं आपको ग्रुप का लिंक दूंगा। एक लास्ट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, व्हाट इज द रीजन ऑफ फेलियर ऑफ रिविट। रिविट के फेलियर का क्या रीजन होता है? तो अगर आप रिविट बनाने आओगे तो रिविट शायद ये बनता है लाइक दिस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देन दिस इज, जाग के रहना, this is the axis of rivet, this is the axis of rivet, and I never interesting in the subject, thanks for the interest in the subject, thank you, okay सिविल, अरे सब कुछ सिविल का क्वेश्चन है, ये सारा कुछ सिविल का क्वेश्चन है। लेट मी, ये आपका एक्सिस, एक्स एक्सिस प्लेट की एक्सिस है और वाई एक्सिस रिवेट की एक्सिस है। जरा जाग के आंसर देना सब लोग। और माय डियर, जो लोड लगता है यहां पे, यहां लोड लगता है आपका ये, तो मुझे जरा जाग के आंसर दो। फॉर प्लेट एंड फॉर रिवेट। अच्छा सौम्या, आई एम फ्रॉम मैकेनिकल, ओके नो प्रॉब्लम। नहीं तुम्हारे सौम्या, तुम्हारे तो मुझे आंसर से पता चल जा रहा है कि तुम मैकेनिकल से ही होगी, राइट ना? तो उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जो इस्माइली और ये जो आ रहे हैं, मतलब तुम उन्हीं बैच से हो जिन बैच को बाहियात बैच कहा जाता है, नॉट ए प्रॉब्लम। तो ये आपके लिए इज्जत की बात है अगर आपको बाहियात बैच कहा जाता है तो। आ जाओ, फॉर द प्लेट एंड फॉर द रिवेट। हाँ सौम्या, बुरा नहीं मान लेना है, बुरा मान के मत बैठ जाना, ओके? सब यहाँ पे एक ही जैसे हैं। सर ऐसी मेरी बेइज्जती मत करिए, नहीं सब एक जैसी है, यहाँ इज्जत किसी की नहीं होने वाली है लास्ट लेक्चर तक, ओके राइट? तो आप बुरा मत मानो। नाउ फॉर द प्लेट कौन सा लोड है, आंसर देते रहो साथ ही साथ। फॉर द प्लेट एक्सियल टेंसाइल लोड, वेरी गुड, एक्सियल टेंसाइल लोड। और फॉर द रिवेट, for the rivet it is TSL load, it is TSL load my dear। मैं इस लाइन पे कंफर्म हो चुका हूं कि मैं आपको पूरे रियल लाइफ प्रॉब्लम में कोई भी लोड, कोई भी बॉडी कंडीशन दे दूं, आपको एग्जैक्टली एक एक लाइन पे आप मुझे इतना तो बता सकते हो कि ये लोड किस बॉडी पे कौन सा लोड आएगा। और आपको ये क्यों नहीं लग रहा कि अब मुझे आपको सिर्फ इतना ही तो बताना है कि इफेक्ट ऑफ एक्सियल लोड इज दिस टाइप ऑफ स्ट्रेस, इफेक्ट ऑफ एसेंट्रिक एक्सियल लोड इज दिस टाइप ऑफ स्ट्रेस, effect of TSL is this type of stress and effect of eccentric TSL is this type of stress। और आपकी आंखें खुल जाएंगी कि पूरे सॉम में सिर्फ यही स्ट्रेस है, बाकी कुछ नहीं है। जो इन चारों लोड से स्ट्रेस प्रोड्यूस होने वाला है वही स्ट्रेस सॉम में पड़ना है और सॉम में कुछ है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं एक्सियल लोड से बेंडिंग स्ट्रेस आता है, गलत बोल रहा हूं हालांकि, मैंने एग्जाम्पल के लिए बोलता है, तो मतलब सिंपल है, सॉम में सिर्फ आपको बेंडिंग पड़ना है। अगर मैं कहता हूं टीएसएल से टॉर्सन आता है, अगेन आई डोंट नो कि मैं सही बोल रहा हूं कि गलत, वो तो हम कल देखेंगे। तो अगर मैं कह रहा हूं कि टीएसएल से टॉर्सन और बेंडिंग स्ट्रेस आता है, तो आपको सॉम में टॉर्सन और बेंडिंग स्ट्रेस पढ़ना है। करेक्ट करेक्ट सर, क्या बताएं, आप बहुत अच्छा समझाते हैं। नहीं अभी एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है सौम्या और भवी कि जब सही मायनों में मैं स्टार्ट होता हूं तब तक आपका टाइम खत्म हो जाता है। क्योंकि मुझे अब तो वो फील कराना था कि आप ये बताओ कि कल जो आप पेड़ पे चढ़े होगे आज से 10 साल पहले, तो वो लोड तो टीएसएल था। अब मुझे कल अभी इस लेक्चर में ये बताना था कि अगर आप टीएसएल का इफेक्ट में आपको ये बता दूं कि ये दो टाइप के स्ट्रेस प्रोड्यूस होंगे, ये दो टाइप के प्रोड्यूस होंगे, राइट ना? ओके नहीं आ जाओ, यहां पे कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ यहां पे। नहीं मैं तो बेटा, तुम्हारा तो मुझ पे क्या फर्क पड़ेगा यार, तुम्हारे मतलब मैं सिंपल बता दूं सौम्या बेटा, तुम्हारे मतलब ऑलमोस्ट तुम्हारे जैसे 10,000 स्टूडेंट पढ़ चुके हैं मुझसे, ठीक है ना? ओके, तो इन सब बातों को कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, राइट ना? तो अब उस पॉइंट पे यहां से शुरू होता कि अगर आज ही मैं ये आपको बता देता कि टीएसएल की वजह से डायरेक्ट सीयर आएगा, तो आप मुझे ये नहीं कहते कि अगर आप बेंच पे बैठे हुए हो तो एग्जैक्टली बॉडी डायरेक्ट सीयर से फेल हो जाएगी। अगर आपको ये बता देता कि टीएसएल की वजह से बेंडिंग आएगा,
तो आप जो 10 साल पहले जो पेड़ पे चढ़े होगे, उसकी ब्रांच टूटी होगी, जो सबसे पहला क्वेश्चन था। तो मुझे अभी ये बता पाओगे कि सर वहां अगर मैं आप कल जो पेड़ पे चढ़ूंगा और गिर गया बाई चांस पेड़ के टूटने से, तो मैं ये कहूंगा कि ये बॉडी जो फेल हुई है उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रेस है। क्यों? क्योंकि मैंने इस बॉडी पे सिर्फ यही फोर्स लगाए हैं। और ये कहानी उस ट्री की नहीं है, ये कहानी आपके शाफ्ट की है, ये कहानी आपके पुली की है, ये कहानी आपके रिबिट की है। अगर आप में से किसी ने डिजाइन पहले कर लिया हो तो हर क्वेश्चन के बाद मैं आपको डिजाइन में लेके जाऊंगा, आपको डिजाइन में लेके जाऊंगा, करेक्ट। और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे याद कराऊंगा कि अगर रिबिट में जब लोड यहां पे लगा हुआ होगा तो आपने टॉर्सन क्यों लिया, एंड एट दैट टाइम यू विल स्टार्ट टू फील व्हाई द टॉर्सन इज गोइंग टू प्रोड्यूस ड्यू टू लोड, राइट। इवन आप ये फैन जो रोटेट करता है, दैट इज ऑल्सो रोटेटिंग ड्यू टू सम फोर्स, ड्यू टू सम रोटेटिंग फोर्स, राइट। तो ये जो रोटेटिंग फोर्स है, उस फोर्स की वजह से ही आपका टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो अब अगर मैं कहने आऊं तो इस पूरे लेक्चर में मेरा बस इतना सा पार्ट बचा है कि मैं चारों अलग अलग लोड को ले लूं, चारों के चारों सेपरेट लोड ले लेता हूं, और चारों सेपरेट लोड के बाद जो आपके चारों के चारों सेपरेट लोड हैं, उन चारों सेपरेट लोड के बाद मुझे अब करना क्या है डियर, सिर्फ इतना करना है, उन चारों लोड के स्ट्रेस में कन्वर्ट कर देना है। द इफेक्ट ऑफ दिस लोड इज दिस टाइप ऑफ स्ट्रेस एंड इफेक्ट ऑफ दिस लोड इज दिस टाइप ऑफ स्ट्रेस, दैट्स ऑल। इतना सिर्फ मुझे बताना है एंड टॉपिक इज ओवर, राइट। तो आज का लेक्चर अपना यहां तक था। इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू वांट टू से एनीथिंग, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, यू कैन आस्क। अब मैं आपको मटेरियल देने जा रहा हूं कि आपको मटेरियल कहां से डाउनलोड करना है। वैसे मैं कुछ को कल भी दे चुका था, जिसका कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई डाउट नहीं है, जिसको लिंक पता है, मेरा फोन नंबर भी पता है, सारा डेटा जिसको पता है, वो आप लोग लीव कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर टुडे, राइट। सी यू टुमारो। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, कुछ भी आपको कहना है मतलब या पूछना है, एनीथिंग, प्लीज फील फ्री टू आस्क, अदरवाइज आप जा सकते हो, इसको कोई डाउट नहीं है। ये टेलीग्राम का लिंक है, आज मटेरियल यहां से आपको मिल जाएगा जितना हम पढ़े हैं। TME गेट डिस्कशन _ SS चौहान, SS चौहान, CHUHAN, SS चौहान, राइट डाउन, ओके। यस प्रतीक, आप सही क्वेश्चन पूछ रहे हो। कैन आई आस्क अबाउट द प्लास्टिक प्रोडक्शन? एक्चुअल में ये मुझे टॉपिक पढ़ाना है, जब अपना सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे तो आपका वहां पे क्लियर हो जाएगा, प्रतीक, है ना। क्वेश्चन आपका सही है, प्लास्टिक प्रोडक्शन क्या होता है, बट ये हमको पढ़ना ही है ये, तो अभी पूछने की जरूरत नहीं है। ओके तन्वी, कैन वी गेट सॉफ्ट कॉपी ऑफ टेक्स्ट बुक? सॉफ्ट कॉपी ठीक है, जितनी मेरे पास है वो मैं शेयर कर देता हूं आपको। तो आपके पास व्हाट्सएप नंबर होगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। तो जिसको बुक भी इवन चाहिए सॉफ्ट कॉपी, अगर मेरे पास कोई भी बुक पड़ी होगी, आई विल शेयर विद यू, ठीक है। या ओके ओके प्रथम, ठीक है, राइट, ओके बाय बाय, टेक केयर, राइट, ओके ओके प्रतीक, श्योरली, ओके, गुड नाइट, टेक केयर, ओके भाभी। हाँ तो वो मंडे से स्टार्ट होगा मनीष, सेकंड चैप्टर आपका मंडे से स्टार्ट होगा। या ओके, गुड नाइट, गुड नाइट। हर्षिल, शायरी बाद में चलेंगे, अभी तो शुरू हुआ है यार, 2 लेक्चर में तुम शायरी कराओगे तो यही पूछते रहेंगे। ये 2-3 लोग तो मुझे पता चल गए कौन कौन है यहाँ पे, तो ये लोग तो यही क्वेश्चन करते रहेंगे अगर तुम करोगे तो इनको बिना शायरी के पूरे दिन फिर यही क्वेश्चन करते रहेंगे, तो इसलिए इनका कोई मतलब नहीं है, वो बाद में अपने करेंगे। ये सौम्या है, ये तो इसको पूरा मतलब, हाँ ठीक है चलो, तो तब बाद में करेंगे। ओके ओके, गुड नाइट, टेक केयर। मैं ये बोल रहा था कि अभी तुम पहले लेक्चर से इतने मस्ती के मूड में हो, तो इसलिए तुम्हारा माहौल अगर सबका बन गया तो तुम तो लास्ट तक पता नहीं तुम्हारा तो क्या हाल होगा, ये बोल रहा हूं। तो इसलिए उसको बोला था हर्षिल को कि शायरी वायरी अभी नहीं करनी है, टाइम आएगा तो चलती रहेंगी।
चलो ठीक है, ओके ओके।